बस एक सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं। मित्रों नमस्कार, मैं जल्दी प्रमोशन काउंसिल की तरफ से आज के जो मुख्य स्पीकर्स हैं श्री अंकित सिंघवी जी, श्री रोहित जैन, मैं आप दोनों जन का यहाँ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जेमेन ज्वेलरी सेक्टर से जुड़े हुए जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, मैं उन सभी का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का जो ये वेबिनार है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1 जनवरी 2021 से ई इनवॉइसिंग कंपलसरी हो चुकी है। आपको इनवॉइसिंग करना कंपलसरी है, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है। आप हमारे बीच में जो सज्जन जो बैठे हुए हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे से, और क्लियर टैक्स जो भारत की कंप्लायंस से संबंधित टेक्नोलॉजी सर्विसेज उपलब्ध कराने वाली लॉ में गहन जानकारी से ओतप्रोत है, और आपके प्रश्नों का और आपकी शंकाओं का और भविष्य में कैसे आप इनवॉइसिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ा सके उसके ऊपर विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। कार्यक्रम के अंत में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। आप अपने क्वेश्चंस को Q&A में पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में हम पूरी जानकारी देंगे, और अन्य तरह की कोई भी जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आपकी हो, आप चैट में वो भी डाल सकते हैं। मैं क्लियर टैक्स के लोगों का कांटेक्ट डिटेल्स और ये सभी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा, आप डायरेक्टली इससे उनसे अप्रोच कर सके। तो मित्रों, मैं अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा लंबा होगा, जिससे पूरी जानकारी आप तक पहुंच सके, मैं मिथिलेश पांडे, हमारी कलीग मृणाली इले, हम अपनी तरफ से विदा लेते हुए, और मैं अब निवेदन करूंगा अंकित सिंघवी जी से कि आप जो है अब माइक संभाले और आप सर आगे का कार्यक्रम का आगे बढ़ाएं, जिससे कि मेंबर्स आपके इस जानकारी से, सॉफ्टवेयर से सब जो आप प्रोडक्ट लेके आए हैं उसके बारे में पूरी तरह से समझ सके। हमारा निवेदन होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों चीजों में आपका प्रेजेंटेशन हो, आप बातें करें जिससे कि लोग सही ढंग से समझ सके। तो आप कृपया आप अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें, और हम जो है अपने तरफ से विराम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, Mithilesh ji. Thank you, Manoj ji, for giving us platform. Good afternoon, very warm good afternoon to everyone. जैसे मिथिलेश जी ने बताया है कि आज ई इनवॉइसिंग के ऊपर एक वेबिनार रखा है। बेसिकली द वेबिनार का जो मेन इंटेंशन है वो है कि आप तक एजुकेशन पहुंचाया जाए। ये क्या है, ये नई चीज जो है ये क्या है, कैसे एप्लीकेबिलिटी है, आपको आगे जाके कैसे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं आपकी जीएसटी कंप्लायंस में। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं सीए अंकित सिंघवी और मेरे कलीग सीए रोहित जैन आज आपको जीएसटी में जो नई ई इनवॉइसिंग की कंप्लायंस एक्टिविटी है उसको वॉक थ्रू करवाएंगे। जैसे मिथिलेश जी ने बताया है, जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है हम लास्ट में लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वेबिनार को देख लीजिए। हम एश्योर कर सकते हैं कि जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी वो मोस्टली सॉल्व हो जाएगी हमारे एग्जॉस्टिव पीपीटी के थ्रू। बट फिर भी अगर कुछ भी क्वेश्चन एंड आंसर्स रहते हैं देन यू कैन आस्क एट द लास्ट चैट बॉक्स के अंदर। ओके, सो टू स्टार्ट विथ जस्ट वांटेड टू गिव यू एन ओवरव्यू आज का सेमिनार कैसे रहेगा, क्या फ्लो रहेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे विद ओवरव्यू ऑफ ई इनवॉइसिंग, फिर उसके बाद देखेंगे किसको ये एप्लीकेबल है और क्या टाइमलाइंस है, फिर लीगल प्रोविजंस क्या है, फिर उसके बाद बहुत चीज़ें सुनने में आ रही है कि B2C इनवॉइसेस पे भी क्यूआर कोड चाहिए, तो वो भी समझेंगे कि B2C क्यूआर कोड है क्या और क्या एप्लीकेबिलिटी है और क्या कंप्लायंस होना चाहिए। फिर समझेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स है और ट्रांजेक्शन है जिसमें ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, और फिर समझेंगे कि इनवॉइस अभी तक हमने समझ लिया किसको एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल है, लीगल प्रोविजंस क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट है, बट ये होगा कैसे, तो वो समझेंगे हम ई इनवॉइसिंग वर्कफ्लो में। फिर इसके बाद समझेंगे कि हम ई इनवॉइसिंग आने के बाद इम्प्लीकेशंस क्या होगा अपने जो रेगुलर मंथली फाइलिंग है GSTR1, GSTR3B, अपना ई वे बिल सिस्टम, उसमें क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, फिर वो समझेंगे। फिर ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हम आज जहाँ पर बैठे हैं उस और ई इनवॉइसिंग आगे 15 दिन बाद जब आने वाला है तो क्या चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं, तो और चैलेंजेस आइडेंटिफाई करने के बाद हम प्रोएक्टिवली उस पर कैसे ओवरकम कर सकते हैं सोल्यूशन निकालने के लिए।
फिर हम समझेंगे कि एक बिजनेस कैसे ई इनवॉइस जनरेट कर सकता है। इसके साथ साथ पीपीटी में काफी लिंक शेयर करी है इंफॉर्मेटिव, जहां पर आपको बेसिकली जीएसटीएन में साइट्स पे अपन को क्या अवेलेबल है वो मिल जाएगा आपको इजीली लिंक के थ्रू। फिर हम लास्ट में बिफोर गेटिंग इनटू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि हमारी 15 से 20 क्वेश्चन हमने इस हिसाब से फ्रेम किए जो कि नॉर्मली हर किसी के माइंड में रहता है, उसके पहले हम छोटा सा एक प्रेजेंटेशन दिखाएंगे कि वाया क्लियर टैक्स आप कितना स्मूथली ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हो विदाउट एनी हैसल। वो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे बिफोर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सो जैसे अभी बताया गया है कि हमारे पास ओनली 50-55 मिनट्स है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग थोड़ा सा फास्ट जाएंगे और जहाँ पर जरूरत है फोकस करने का वहाँ मैं और रोहित फोकस करेंगे। ओके, so going to the first thing, overview of e-invoicing. So let's understand why e-invoicing is required. So जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर it is basically a digital movement of government in line with our government, central government and state governments, where they want to digitize the business processes and whatever it is possible. So similarly, one of the things that was in their long-term plan was to digitize the way the business languages. So currently आप समझ सकते हो e-invoicing is a very important activity in any business that determines your revenue, that determines how much is your collections, etc. So at the same time, how important it is for a business, similarly it is very important from government perspective also. So there is two things, one is compliant and one is having correct data. So compliance तो आप हम अभी भी कर रहे हैं, हम मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, बट ये जो डेटा पास हो रहा है गवर्नमेंट के पास, क्या वो टाइमली हो रहा है, क्या वो स्टैंडर्ड प्रोसेस में हो रहा है, वो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए और डिजिटाइज करते हुए ये ई इनवॉइसिंग लाया गया है। सो इन सिंपल लैंग्वेज इट इज बेसिकली a step towards moving towards standardizing the whole process which will reduce data entry time. So बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये रिड्यूस करेगा डेटा एंट्री टाइम, हम आगे समझेंगे कैसे डेटा एंट्री टाइम रिड्यूस करेगा। और हम बेसिकली इसके लिए कर रहे हैं ताकि टैक्स पेयर्स के साइड से बेटर कंप्लायंस हो और आपका जो ऑडिट रिलेटेड आपको जो एंगेजमेंट होती है लास्ट में वो कैसे सिंप्लीफाई हो सकती है। तो अभी तक हमने समझा वाई ई इनवॉइसिंग, बट एग्जैक्टली इनवॉइसिंग में क्या करना है, व्हाट इन ई इनवॉइसिंग। So basically it is a system where government has currently asked all the businesses whenever they are generating an invoice which is B2B, मतलब आप किसी को सप्लाई कर रहे हो, सामने वाला भी रजिस्टर्ड पार्टी है जिसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस है, दैट इनवॉइस इज कॉल्ड B2B। आप उनको जब भी इनवॉइस दे रहे हो वो इनवॉइस ऑथेंटिकेट होनी चाहिए, विच इज बेसिकली आपको उसके एक गवर्नमेंट एजेंसी के पास वो इनवॉइस भेजनी है, वो अपने पास स्टोर करेगा और दो चीजें साथ में लगा के देगा जो कि आपको ई इनवॉइस इशू करते टाइम आपके कस्टमर को वो वहां पर अफिक्स होना चाहिए। तो वो दो चीजें हैं, एक IRN नंबर, ऑल्सो इसका फुल फॉर्म है इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ये नंबर आता है गवर्नमेंट अपॉइंटेड एजेंसी जिसका नाम है NIC। ओके, एंड उसके साथ साथ वो एक QR कोड देखते हैं। अब हम सब देखते हैं दुकानों में कि एक QR कोड होता है फॉर पेमेंट सिस्टम, वैसा ही एक QR कोड होता है स्क्वायर शेप में जो कि हमको इनवॉइस में इम्प्रिंट करना है। ओके, अब हम करेंगे कैसे, हमने अभी समझ लिया ये क्यों आ रहा है, ये क्या करना है, अब करेंगे कैसे। इसके लिए बेसिकली आप अगर समझोगे आपका करंट एक्टिविटी जो इनवॉइस जनरेशन है दैट इज डन थ्रू योर ERP, जो कि टैली हो सकता है, SAP हो सकता है या कोई भी ERP हो सकता है। तो बेसिकली वो कंटिन्यूस रहेगा, आप ERP से ही इनवॉइस जनरेट करेंगे, बट आप इनवॉइस जनरेट करने के बाद हाथों हाथ एक मोड के थ्रू एक गवर्नमेंट एजेंसी जो अपॉइंटेड है उसके पास वो इनवॉइस पहुंचाएंगे। वो वहां पर वैलिडेशन होगा, गवर्नमेंट ने बोला है मेरे पास कुछ भी इनवॉइस आ रही है तो इट शुड बी इन ए परफेक्ट फॉर्मेट, इट शुड बी हैविंग ए सर्टेन डेटा विच इज ए स्टैंडर्डाइज्ड वे। सो वो डेटा वहां पर वैलिडेट होगा और वो इनवॉइस जैसे एजेंसी NIC के पास पहुंचेगी और जब रिटर्न आएगी तो आपके पास सब कुछ डेटा आपने जो शेयर किया वो आएगा, उसके साथ ये दो चीजें आएगी, IRN number और QR code. There are other things also associated to it like acknowledgement number, acknowledgement date, ये भी आएगा, but उससे इम्पोर्टेंट ना होके ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है समझना कि ये IRN और QR कोड हमारा एट द एंड ऑफ द गोल है, एंड द एंड ऑफ द डे ये गोल है कि हमें ये दो चीज चाहिए, हम कोई भी इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। रोहित, यू वांट टू टेक दिस स्लाइड? या सो बेसिकली टिल नाउ हमने ये समझ लिया कि इनवॉइसिंग क्या है, क्यों चाहिए और कैसे बनाना है।
अब इसका रिक्वायरमेंट कहाँ से आ रहा है, मतलब अगर मैं समझने जाऊँ कि मुझे ई इनवॉइस बनाना क्यों है, मुझे क्यों ये कंप्लायंस करना है, सो उसके पीछे लीगल रिक्वायरमेंट है। विद द प्रॉपर नोटिफिकेशन गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी, जो भी 500 करोड़ एंड अबव कंपनीज है उनके लिए 1 अक्टूबर 2020 से ये ऑलरेडी लाइव हो चुका है। दे आर प्रिपेयरिंग देयर ई इनवॉइसेस ऑन अ रियल टाइम बेसिस। डे टू डे जब भी वो लोग अपने कस्टमर को कोई भी इनवॉइस रेज करते हैं विच इज अ B2B ट्रांजेक्शन, तो उसके लिए उनको पहले ई इनवॉइस बनाना पड़ता है एंड देन वो अपने कस्टमर को दे पाते हैं। सेम वे जो 100 करोड़ प्लस टर्नओवर कंपनीज है उनके लिए ये ई इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट 1 जनवरी से मैंडेटरी हो जाएगा। 1 जनवरी के बाद से आप जो भी इनवॉइस बनाओगे अपने B2B कस्टमर्स के लिए या आपके एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन के लिए या उनसे रिलेटेड डेबिट क्रेडिट नोट के लिए, तो आपको अगेन उसके लिए कंपलसरी ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। सेम वे अगर हम लोग और थोड़ा नीचे जाएं तो जो बिलो 100 करोड़ कंपनीज है, even those companies also will be covered from 1st of April 2021। तो 1 अप्रैल गवर्नमेंट का जो विजन है कि 1 अप्रैल 2021 के बाद से कोई भी B2B ट्रांजैक्शन इंडिया में अगर हो रहा है या कोई भी एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है, सो पहले उस ट्रांजैक्शन का ई इनवॉइस जनरेट होगा और उसके बाद में वो ट्रांजैक्शन वो वेंडर अपने कस्टमर को बिल दे पाएगा। अगर आपने ई इनवॉइस नहीं बनाया देन क्या चैलेंजेस हो सकते हैं कि अगर आपने ई इनवॉइस नहीं बनाया तो आपका जो इनवॉइस है वो वैलिड नहीं होगा, और एज अ सेलर साइड एंड एट अ बायर साइड दोनों जगह पे ये प्रॉब्लम है, बायर को क्रेडिट नहीं मिलेगा और आपके एंड पे नॉन कंप्लायंस है क्योंकि आपका वो जो इनवॉइस है, जो डॉक्यूमेंट है, टैक्स इनवॉइस है, वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा। सो यहाँ से हमारा इसका लीगल रिक्वायरमेंट आ रहा है ई इनवॉइस बनाने के लिए। ठीक है, या अंकित नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Rohit, yeah, you can continue on this slide. या तो बेसिकली हमें अभी ये समझना है कि ई इनवॉइसिंग के पीछे काफी सारे नोटिफिकेशंस, काफी सारे लीगल प्रोविजंस आ चुके हैं। तो अगर हम लोग उनको सिस्टमैटिक वे में देखने जाएं अगर, तो 13 दिसंबर 2019 को ई इनवॉइसिंग की एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि एक नींव रखी गई लीगल प्रोविजंस के बेस पे, जहां से ई इनवॉइसिंग को जीएसटी रूल्स के अंदर इनेबल कर दिया गया और जीएसटी रूल्स के अंदर ई इनवॉइस को कंपलसरी कर दिया गया फॉर ट्रांजेक्शन हैविंग प्रिस्क्राइब लिमिट विद द नोटिफिकेशन नंबर 68 2019। उसके बाद में नोटिफिकेशन नंबर 69 2019 आया जिसके अंदर उन्होंने ई इनवॉइसिंग का जो कॉमन पोर्टल है या जो वेबसाइट है जहां से आपको ई इनवॉइस बनाना है वो वेबसाइट उन्होंने डिफाइन कर दी है। फिर नोटिफिकेशन नंबर 70 2019 आया, ये तीनों नोटिफिकेशन सेम डेट पे आए। इसके अंदर उन्होंने वो ट्रांजेक्शन डिफाइन कर दिए जिन ट्रांजेक्शंस के ऊपर आपको ई इनवॉइस बनाना है। सो गोइंग बाय दिस नोटिफिकेशन आपके सिर्फ B2B ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस एंड डेबिट नोट, क्रेडिट नोट रिलेटेड टू दिस B2B सप्लाईज विल बी कवर्ड अंडर ई इनवॉइसिंग। यहाँ जो B2B सप्लाई है, B2B सप्लाई में आपके जो भी इवन SEZ ट्रांजेक्शंस आ जाते हैं विद इन द कंट्री, जो SEZ ट्रांजेक्शंस होंगे वो ट्रांजेक्शन भी B2B ये दोनों कैटेगरी में ही कवर हो जाएंगे। डीम्ड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन, मर्चेंट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन, जहां पे भी आप अपने कस्टमर का जीएसटी नंबर डाल रहे हो वो ट्रांजेक्शन ई इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट के अंदर कवर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग 2020 में आ गए। 2020 में फिर से दो नोटिफिकेशन आए, नोटिफिकेशन नंबर 13 एंड नोटिफिकेशन नंबर 61, जहां पे उन्होंने कुछ स्पेसिफिक लोगों को ई इनवॉइसिंग में एग्जम्पशन दिया है, लाइक बैंकिंग कंपनीज, SEZ एंटिटीज, इंश्योरेंस कंपनीज और GTA सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ऐसा उन्होंने कुछ 7 या 8 अलग अलग कंपनीज है जिनको उन्होंने एग्जम्पशन दिया, इंडस्ट्रीज है जिनको उन्होंने एग्जम्पशन दिया है एंड टर्नओवर लिमिट डिफाइन कर दी कि 500 करोड़ एंड अबव टर्नओवर वाली कंपनीज के लिए ई इनवॉइसिंग 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया जिसके अंदर उन्होंने ई इनवॉइसिंग के लिए जो फॉर्मेट है INV01 उसको जीएसटी रूल्स में इंक्लूड कर लिया। जो ई इनवॉइसिंग का डिफाइंड फील्ड्स हैं, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको उन्होंने डिफाइन कर दिया जीएसटी रूल्स के अंदर, बिकॉज पहले तक ये सिर्फ और सिर्फ एज अ FAQs और एज अ एडवाइजरी तक ही लिमिटेड थे, उसका लीगल बाउंडेशन नहीं था बिकॉज वो रूल्स में एक्ट में कवर नहीं थे। बट विद द नोटिफिकेशन नंबर 60 2020 वो ई इनवॉइसिंग के अंदर कवर हो गया। आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू फ्रॉम अंकित सेन। let me present my screen and I will present the presentation, just a second.
You can view my screen, right? Yes. We were on this slide. Madam, can you confirm me once? My screen is visible and I'm pretty much audible. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. Thank you. So with the notification number 60/2020 GST rules के अंदर स्कीमा को डिफाइन कर दिया गया, and then with the notification number 88/2020 अगेन जो 100 करोड़ अबव एंटिटीज है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो नोटिफिकेशन में उन्होंने पहले 500 करोड़ वाली कंपनीज को ही डिफाइन किया था, फिर नोटिफिकेशन नंबर 88/2020 के थ्रू उन्होंने 100 करोड़ एंड अबव एंटिटीज को भी ई इनवॉइसिंग में कवर कर लिया है, एंड एप्लीकेबल डेट इज 1 जनवरी 2021. So now with the notification number 88/2020 लीगल बाउंडेशन 100 करोड़ एंड अबव एंटिटीज के ऊपर आ जाता है कि उनको 1 जनवरी के बाद से ई इनवॉइसिंग बनाना है. Are we clear on this slide? Correct. I'm going to the next slide again. नोटिफिकेशन, एक और नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 72/2019, जहां पे एक B2C QR से रिलेटेड बात हो रही है. तो अभी ये B2C QR कोड क्या है? बिकॉज हम लोग जब ई इनवॉइसिंग में देख रहे थे, हम लोग सिर्फ एक B2B QR कोड और B2B ट्रांजेक्शन और एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन के लिए बात कर रहे थे. सेम वे एक B2C ट्रांजेक्शंस के लिए भी एक QR कोड है. तो अगर आपका टर्नओवर अबव 500 करोड़ है, देन फॉर योर B2C ट्रांजेक्शंस आपको एक पेमेंट QR कोड बनाना है. व्हाट इज पेमेंट QR कोड? कि जब भी आपका कस्टमर है, आप उसको कोई भी B2C कस्टमर को आप कोई भी इनवॉइस देते हैं, तो आपके इनवॉइस के ऊपर एक और QR कोड होगा, विच इज अ पेमेंट QR कोड, जो किसी IRP पोर्टल से या किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट से नहीं बनाना है. आपको सिंपली अपने ERP के अंदर, अपने बिलिंग मॉड्यूल के अंदर या किसी थर्ड पार्टी वेंडर का हेल्प लेके आपको अपने इनवॉइस के ऊपर एक डायनामिक पेमेंट QR कोड प्रिंट करना है. बट दैट इज स्पेसिफिकली फॉर कंपनीज अबव 500 करोड़. सो बीइंग इन दिस फोरम, जो हम लोग 100 करोड़ एंड अबव के लिए बात कर रहे हैं, सो ये आप लोगों के ऊपर एज अ प्राइमरी एप्लीकेबल नहीं होगा. जैसे ये 100 करोड़ का लिमिट अगर इसके अंदर हो जाता है, देन वी विल सेपरेटली डिस्कस विद B2C QR कोड एज वेल. क्लियर टैक्स के अंदर B2C QR कोड का फैसिलिटी ऑलरेडी लाइव है. इफ यू वांट टू गो अहेड विद दिस और आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है, यू कैन आप अंकित को या मुझे डायरेक्टली टच बेस कर सकते हैं, एंड वी कैन डिस्कस इंटरनली फॉर दिस रिक्वायरमेंट. Yeah, thanks Rohit. Sorry, Yeah. Sorry for losing the connection, and No issues, I am no back. issues. Yeah. Thanks Rohit. So basically अभी हमने समझा ये B2C QR कोड क्या है, कौन से नोटिफिकेशन से एप्लीकेबिलिटी होती है, कौन से असेसीज पे क्या एग्जेम्प्ट है, वो भी समझा था. अब देख लेते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स है और क्या ट्रांजेक्शंस है जो जिस पे एप्लीकेबिलिटी है फॉर ई इनवॉइसिंग. तो अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट की, तो इम्पोर्टेंट है इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट. एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो कि कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसमें हमको ई इनवॉइस नहीं बनाना है. तो आप देख सकते हो बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, ISD इनवॉइस. ओके, यहाँ पर आप एनालाइज करते हो तो ये सब वो डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पर टैक्स का इम्प्लीकेशन होता है. GST वर्ड यूज होती है वो पीस ऑफ पेपर पे, तो वो GST एप्लीकेबल होता है, मे इट बी इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट. अगर आप देखेंगे बिल ऑफ सप्लाई मोस्टली यूज होता है आपकी एग्जाम सप्लाई, नील सप्लाई और नॉट इन GST सप्लाई. सो इन दैट केस बिल ऑफ सप्लाई इज यूज, डिलीवरी चालान इज जस्ट टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर GST का इम्प्लीकेशन नहीं है वो पीस ऑफ पेपर में, इसलिए ई इनवॉइस नहीं है. तो सबसे इजी तरीका है याद रखने का कि कौन से डॉक्यूमेंट्स है, ई इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट. Coming to the transaction part, let's now first understand what is not covered under e-invoice. E-invoice में transactions not covered is B2C. Basically आप कुछ भी सेल कर रहे हो unregistered buyer के को, जैसे retailer is selling to a consumer, it is not applicable to them. Okay, so there is a message, voice is not clear. Rohit? Yeah, Ankit, even I cannot hear you properly. Okay, so 1 second. Yeah, so you sort out the network issue. By the time I can continue on this slide. मुझे आवाज तो आ रही है आपकी बराबर ठीक से. Probably ये एरिया. अच्छा आ रही है, अभी बेटर है. अभी मैंने ब्लूटूथ. हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप गो अहेड करिए. हाँ ठीक है, Ankit, you can go now. Rohit, is it better? Yeah, you can go ahead now. Okay, great. So with respect to transactions which are not covered under e-invoicing is the B2C transaction. Basically आपका कोई भी buyer है जो registered नहीं है GST
में, तो उनको आप ई इनवॉइस इशू नहीं करके आप नॉर्मल इनवॉइस इशू कर सकते हैं। और इंपोर्ट्स बेसिकली इसमें भी एप्लीकेबल नहीं है अगर आप सेल्फ इनवॉइसिंग कर रहे हैं तो। बचा सब ट्रांजेक्शन्स जैसे B2B, अगर आप गवर्नमेंट को सेलिंग कर रहे हैं, B2G एक्सपोर्ट, सप्लाई टू SEZ, डीम एक्सपोर्ट। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना, SEZ यूनिट्स अगर कुछ सेल कर रही है तो वो exempted है, बट in case if you are supplying something to SEZ, then it is subject to e-invoicing. Okay, now coming to the point exemption, तो कौन सी यूनिट्स है जो exempt की गई है? It's not about the transaction specific, but it is about entity specific. अगर SEZ यूनिट कुछ भी एक्टिविटी कर रही है तो वो that is not applicable for e-invoicing. Similarly, financial institutions, banks, NBFC, insurance, good transport agency, supplies of passenger by transportation services, multiplex cinema admission. So ये सब specifically government ने exempt किया हुआ है through a notification that e-invoicing is not applicable. बहुत दिनों तक ये क्वेश्चन था कि whether it is exemption is entity wise or exemption is like, if for example for a bank is an exemption for a banking activity because bank does some kind of non-banking activity also, like renting of immovable property. It is not a banking activity, but still government came up with a clarification, department came with clarification that this exemption is on entity and not at transaction. Okay, so अभी हमको सबको समझ जाना चाहिए कि कौन से डॉक्यूमेंट में एप्लीकेबल है, कौन से ट्रांजैक्शंस कवर्ड है और कौन सी एंटिटी एक्सप्लिसिटली एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम ई इनवॉइस कंप्लायंस। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। So for being e-invoicing ready, आप अगर फॉर एग्जांपल योर टर्नओवर इज अबव 100 करोड़ और आपको ई-इनवॉइस बनाना है, तो आपको क्या-क्या चेंजेस करने हैं, डेटा फ्लो कैसे होगा, कौन-कौन से स्टेप्स है जो इस पूरे प्रोसेस में कवर होंगे। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा ओवर हियर। एक है सेलर जो इनवॉइस जनरेट करता है वाया हिज ERP। यहाँ ERP में से इनवॉइस जनरेट करने के बाद में दिस ERP का डेटा, मतलब आपके इनवॉइस का डेटा will go to the IRP portal which is NIC। NIC पोर्टल पे आपके IRP से इनवॉइस का डेटा जाएगा, वो भी स्पेसिफिक फॉर्मेट में जाएगा विच इज अ JSON फॉर्मेट। GST के अंदर सारा डेटा ट्रांसमिशन JSON फॉर्मेट में होता है, तो सेम JSON फॉर्मेट में आपका इनवॉइस का डेटा IRP पोर्टल पे जाएगा। IRP पोर्टल से उसका IRN नंबर जनरेट होगा एंड देन वो सेम IRN का डेटा वापस से आपके ERP में या किसी आपके थर्ड पार्टी टूल में आ सकता है। गवर्नमेंट उसमें आपको डिजिटल सिग्नेचर वाला इनवॉइस देगा, ई-इनवॉइस देगा, QR कोड होगा और IRN नंबर होगा। ठीक है, नाउ एक ये पार्ट कवर हो गया कि IRN नंबर जनरेट हो गया। अब ये जो NIC पोर्टल है, ये इस इंफॉर्मेशन का क्या करेगा? IRP पोर्टल सेम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा GST पोर्टल पे, जहां से आपका GSTR1, GSTR3 भी ऑटो पॉपुलेट होंगे। देन सेम इंफॉर्मेशन विल आल्सो पास टू NIC जो ई-वे बिल के लिए है, सो दैट आपके ई-वे बिल का इंफॉर्मेशन भी ऑटो जनरेट हो जाएगा। IRN जो IRP पोर्टल है, ये IRP पोर्टल आपके डेटा को स्टोर नहीं करेगा, ये सिर्फ यहाँ से डेटा इस पे आएगा, ये डेटा चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, आपको JSON फाइल और QR कोड IRN नंबर दे देगा और सेम डेटा इधर ट्रांसफर कर देगा एंड देन फिर से ये डब्बा खाली हो जाएगा। मतलब कि IRP पोर्टल के ऊपर किसी भी डेटा का कोई स्टोरेज या कोई रिपोजिटरी नहीं है। आपको डेटा का स्टोरेज और रिपोजिटरी के लिए इधर यू नीड टू हैव अ थर्ड पार्टी सॉल्यूशन जहां से आपके पास डेटा का रिपोजिटरी हो, या फिर आपको GST पोर्टल पे जाके जितना लिमिटेड लेवल डेटा अवेलेबल है वो लिमिटेड सेट ऑफ डेटा आप GST पोर्टल पे देख पाएंगे। ठीक है, देन आपका ई-वे बिल का डेटा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि ये जो सेलर और IRP पोर्टल है इसका कनेक्टिविटी 100% होना चाहिए, सीमलेस कनेक्टिविटी होना चाहिए, बिकॉज अगर इसका कनेक्शन लूज हुआ तो आपका इनवॉइस जनरेशन अटक जाएगा, आप इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाओगे और अपना सेल्स बुक नहीं कर पाओगे और आपका बिजनेस आई कैन से टेम्परेरी पीरियड के लिए होल्ड हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ई-इनवॉइसिंग विल वर्क। we are good on this slide, we are moving to the next one। ई-इनवॉइस पोर्टल से जो इनवॉइस जनरेट होगा या NIC पोर्टल जो आपको इनवॉइस बना के देगा, हम लोग देख सकते हैं कि इस इनवॉइस के ऊपर एक QR कोड यहाँ पे आ गया है। आप देख रहे होंगे ये QR कोड है विच इज IRP जनरेटेड QR कोड, जो ई-इनवॉइसिंग का QR कोड होता है। सेम वे एक IRN नंबर यहाँ पे आ गया है हमारे पास में नया, सो ये IRN नंबर भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। और एक ये ई साइन है गवर्नमेंट का
तो कुछ केसेस में ये ई साइन मिलेगा आपको अगर आप डायरेक्टली वो फॉर्मेट प्रिंट करते हो, और यू कैन ऑल्सो पुट योर ओन सिग्नेचर ओवर हियर। आप सिर्फ IRN नंबर, QR कोड का डेटा निकाल के अपने फॉर्मेट में इनवॉइस को डिजाइन करो, उसमें आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आप डालो, बिकॉज IRP आपके सारे इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री रिलेटेड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप इनवॉइस का फॉर्मेट कस्टमाइज करो, यहाँ पे अपना सिग्नेचर डालो, और द ओनली कंपल्शन इज टू कीप द QR कोड एंड IRN नंबर। ये दो चीजें हैं जो आपको अपने इनवॉइस के ऊपर कंपलसरी रखनी है, बाकी का इन्फॉर्मेशन आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक चेंज कर सकते हैं। या अंकित, यू कैन टेक दिस। थैंक्स रोहित। अभी हमने समझा कि पहले वाली स्लाइड में कि वर्कफ्लो कैसे रहेगा। ERP से डेटा फ्लो होता है IRP में, IRP इसको वैलिडेट करता है और फिर रिटर्न करता है IRN नंबर एंड QR कोड टू द ERP और बेसिकली द रिक्वेस्टर हु इज रिक्वेस्टिंग द डेटा। वो रोहित ने ये भी शेयर किया कि IRP खाली डेटा या रिक्वेस्ट जिसने किया है उसके साथ शेयर करने के अलावा वो आगे डेटा भी पास करता है GST डिपार्टमेंट में और NIC में, जिसमें ई-वे बिल बनने में मदद मिलती है। तो उसमें जो डेटा हमें IRP से आता है, सबसे इम्पोर्टेंट है IRN नंबर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बेसिकली कोड जो है ये 64 डिजिट कोड्स है। It is not meant for humans to remember it or to identify. It's basically for computer purpose. It's a 64 digit alphanumeric code and आप देख सकते हैं ये information combine करता है आप जो submit करते हो, जैसे tax payer का GSTIN, financial year, document type, invoice number. This is just an example. There are many more other things which is after combination of all this thing, this IRN is generated. This is mandatory to be put in your e-invoice. Okay. Now let's understand the next thing, QR code. So basically similar to IRN, आपका QR कोड भी एक आता है IRP से। ये QR कोड आपको यहाँ दिख रहा है, इमेज है, बट अगर टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो ये भी एक स्ट्रिंग है, बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ 3000 to 4000 alphanumeric characters, which is again based on certain information that we give to the department or the IRP, like GSTN number of supplier recipient, document number, date and type of supplier and so on. So basically ये भी स्कैनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, आगे जाके आप देखेंगे कि maybe e-way bill will be no more there in the whole system, and this e-invoice में जो QR कोड है, this will of e-way bill आपने स्कैन किया और ये डेटा आपके सामने है। हम आगे समझेंगे कि ये स्ट्रिंग को QR कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई ऐप है जिससे मैं डाउनलोड करके ये QR कोड स्कैन कर सकता हूँ, वो आगे की स्लाइड्स में कवर्ड है। अभी हमको इतना ही समझना है, जब हम IRP में डेटा शेयर करते हैं, एज ए आउटपुट IRP गिव्स अस IRN नंबर एंड QR कोड। IRN नंबर 64 डिजिट है और QR कोड आपका 3000 to 4000 कैरेक्टर्स है। ये दोनों चीज आपको बेसिकली इनवॉइस में मेंशन करनी है। IRN नंबर एज इट इज हो जाएगा, QR कोड स्ट्रिंग जो है वो बेसिकली आपको इमेज के थ्रू प्रेजेंट करनी है इनवॉइस के अंदर। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड रोहित। Yes. Yeah, please go ahead. Yeah. So now अभी तक हमने पूरा प्रोसेस एक बार के लिए ओवरव्यू समझ लिया कि IRN जनरेट कैसे होगा, IRN नंबर जनरेट होने के बाद में डेटा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है। वहां पे हमने एक चीज देखी, IRN नंबर जनरेट होने के बाद में उसका डेटा GST पोर्टल पे भी ट्रांसफर हो रहा है फॉर GSTR1 एंड GSTR3 भी जनरेशन। नाउ ई-इनवॉइस चालू होने के बाद में, जब आप ई-इनवॉइस बनाना चालू कर देंगे, उसके बाद में आपके GSTR1 और GSTR3 पे क्या इम्प्लीकेशन होगा, वो एक चीज हम लोग समझ सकते हैं कि एक बार ई-इनवॉइस चालू हो गया तो आप अपने ERP से तो इनवॉइस जनरेट करोगे, देन वो डेटा आप IRP पोर्टल पे भेजोगे और IRP पोर्टल उससे ई-इनवॉइस जनरेट करेगा, सेम डेटा वो GSTR1 में पास ऑन कर देगा एंड IRP पोर्टल है वो आपके डेटा को वैलिडेट भी करेगा, आपके डेटा को चेक भी करेगा, उसमें डुप्लीकेशन चेक भी होगा और इंफॉर्मेशन करेक्टनेस भी चेक होगा। वो सब चीजें चेक होने के बाद में वो सेम डेटा GST पोर्टल पे आपका GSTR1 बनाने के लिए डेटा पास ऑन हो जाता है। तो डेटा जैसे ही पास ऑन होगा, आपका ये जो GSTR1 है ये ऑटो पॉपुलेट होना चालू हो जाएगा with respect to B2B transactions, export transaction and debit credit note related to B2B and export transactions। तो क्या हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि अगर एक बार ई-इनवॉइस चालू हो गया तो आपका GST का आधा कंप्लायंस तो गवर्नमेंट आपको रेडीमेड करके दे रहा है? दैट इज अ क्वेश्चन फॉर यू। इसका आंसर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जैसे ही ये ई-इनवॉइस आपका चालू होगा, आपका GSTR1 आधा डेटा ऑटो पॉपुलेट होना चालू हो जाएगा
सेम वे GSTR 1 आप फाइल कर देंगे तो एज पर द करंट सिस्टम GSTR 1 से आपका GSTR 3B का डेटा ऑटो पॉपुलेट होना चालू हो जाएगा। तो आपके GSTR 3B के अंदर भी सेल्स वाला टेबल GSTR 1 के बेस पे ऑटो पॉपुलेट होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द there will be an implication of data transfer with e-invoicing into GSTR 1 and 3B. ई-इनवॉइसिंग के ऊपर क्या implications होंगे वो भी हम लोग एक बार देख सकते हैं, क्योंकि जब ई-इनवॉइसिंग से ई-वे बिल लगना चालू हो जाएगा, जब ई-इनवॉइसिंग के थ्रू आपका ई-वे बिल भी बनना चालू हो जाएगा, तो आपके ई-वे बिल का पार्ट इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक ई-इनवॉइस से ट्रांसफर हो रहा है। एंड आप जब ई-इनवॉइस बनाते टाइम पे आपके ट्रांसपोर्टर का डिटेल, आपके कस्टमर, आपके सप्लायर का और शिप टू डिटेल्स और ट्रांसपोर्ट मोड का डिटेल, वो सब डिटेल अगर आप एक ही बार में डाल देते हो सिस्टम में, सो इवन आपका ई-वे बिल भी रियल टाइम वे में जनरेट होना चालू हो जाएगा। तो ये एक फैसिलिटी है जिसके थ्रू आप ई-वे बिल को भी ऑटोमाइज कर सकते हो। या सो ई-वे बिल के अंदर ई-वे बिल प्रिंट आप जब करोगे तो उसमें IRN नंबर, IRN का एक्नॉलेजमेंट डेट एंड नंबर भी उसके साथ में आपको मिलेगा। एंड आप जब ई-वे बिल बनाएंगे तो ई-वे बिल के अंदर जैसे हम लोग ऑलरेडी बात किया, IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट रहेगा। एंड ऑफिसर को ऑलरेडी पता चल जाएगा कि आपका IRN नंबर जनरेट हुआ है इस इनवॉइस के लिए। आपका जब गुड्स ट्रांसपोर्ट होगा, ऑफिसर के पास में एक हैंड हेल्ड डिवाइस होगा विच इज नथिंग बट अ मोबाइल डिवाइस आई कैन से। तो वो मोबाइल डिवाइस से आपका QR कोड नंबर और ई-वे बिल का वैलिडिटी, वो सब चीजें उनको, जो B2B वाला QR कोड होगा, वो QR कोड के बेस पे ही वो सारा इंफॉर्मेशन फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो आपका ई-वे बिल वाला जो सिस्टम है, आई कैन से ई-वे बिल वाला सिस्टम है, उसके अंदर भी काफी रोबस्टनेस आएगी, आपके एफर्ट्स वहां पे सेव होंगे रिलेटेड टू B2B एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन। B2C QR कोड के, B2C ट्रांजैक्शन के लिए भी ई-इनवॉइस कंपलसरी नहीं है, इसलिए B2C QR कोड और जो अदर डिलीवरी चैलेंज और वो टाइप के जो ट्रांजैक्शंस है, या अदर देन सप्लाई वाला मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो उसके लिए ई-वे बिल एज इट इज विल वर्क इवन आफ्टर द ई-इनवॉइसिंग। Yeah, so Ankit, you can take the next one. तो हमने अभी समझा कि इसका implications क्या होगा GSTR 1, GSTR 2A, 3B and even e-way bill में। Now let's understand कि हम ज्यादा दूर नहीं है 1 जनवरी 2020 से, तो कौन से challenges हो सकते हैं जो हमें face करने पड़ेंगे, और अगर हम smart है तो उसको हम कैसे overcome कर सकते हैं challenge को opportunity में बदलने में। जैसे एक चीज हो गई है scalability side है, ये basically number of companies है, like if I talk about GSTN around 7,000 GSTNs, but if I talk about GSTNs which are having अंकित एक मिनट ना, जो आपने रिपीट करेंगे दोबारा, क्योंकि आपकी आवाज बीच में थोड़ा क्लियर कर गई थी। अंकित आपका थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा है। Sure. So Rohit, am I loud and clear? Now I can hear you. Okay, so बेसिकली जो पॉसिबल चैलेंजेस हम समझते हैं, हमने ये समझा कि इम्प्लीकेशंस क्या होगा ई-वे बिल GSTR 1, 2A, 3B में। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड बेसिकली कि हम चैलेंजेस कौन से फेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग है स्केलेबिलिटी, ये गवर्नमेंट साइड से चैलेंज है। हम अगर अंडरस्टैंड करें तो करंटली जो 500 करोड़ के लिए एप्लीकेबिलिटी है, अभी तो काफी स्मूथ चल रहा है। देयर इज नॉट इवन ए सिंगल इवेंट वेयर देयर वाज एनी डाउन टाइम with a maximum of like more than 2 hours or so, but ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आफ्टर 1 जनवरी जब 100 करोड़ कंपनीज भी सिस्टम में आ जाएगी फॉर ई-इनवॉइसिंग, how it will be possible to scale such a large volume. Just to give you insights, there are around 7,000 to 8,000 GSTNs which are having more than 500 CR turnover, but 100 करोड़ turnover की count है more than 30,000, 32,000. So वो interesting होगा कि how this scalable is the whole system of government. उसके लिए आई थिंक गवर्नमेंट इज ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ एडिंग मोर IRPs which is a third party agency which will help to generate IRN and QR code, बट ये अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है कितने IRPs और ऐड किए अपार्ट फ्रॉम NIC। फिर सबसे बड़ा रोड ब्लॉकर बन सकता है टाइमली इंटीग्रेशन करना। जैसे हम समझते हैं ई-इनवॉइसिंग इज समथिंग वेयर यू हैव टू जनरेट ई-इनवॉइस ऑन रियल टाइम बेसिस। Okay, so at that time, basically how will you manage to do it real time? It is only possible if you try to integrate your ERP
with the NIC portal through some GSP like ClearTax, and then only you can do a real time generation of an e-invoice. Basically आपके कस्टमर्स रहेंगे वो आपके लिए वेट नहीं करेंगे कि हाँ आप माल अभी दे दो, इनवॉइस 2 दिन बाद देना, ऐसे ये रिटर्न नहीं है जो कि हम डेडलाइन के पहले भर देंगे, ये समथिंग रियल टाइम है. So you have to be on your toes in terms of issuing an e-invoice to your customer. इसके लिए इंटीग्रेशन जितना होगा आप उतने ही फायदे में रहेंगे. फिर है ये इंटीग्रेशन करने के बाद आप कितना सक्सेसफुली सब बिजनेस सिनेरियो टेस्ट कर पाते हैं. एक्सपोर्ट हो गया, डीम्ड एक्सपोर्ट हो गया, B2B हो गया, या अदर ट्रांजेक्शंस हो गए, तो वो आप कैसे कर पाते हैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट, वो आपको टेस्ट करना जरूरी है बाय 1 जनवरी. फिर देखना होगा दिस इज अगेन लिंक टू स्केल. 1 जनवरी 2021 पढ़े, 2020 नहीं है, 1 जनवरी 2021 है प्लीज. यस यस हाँ सॉरी, यस ये 21 होगा. थैंक यू फॉर करेक्शन, सॉरी. Yeah, so coming back to point with regards to downtime or connection failure with IRP portal, हमको at the same time ये make sure करना है कि हमारा जो भी सिस्टम हम कनेक्ट कर रहे हैं IRP पोर्टल के साथ, ये ऑलवेज अप रहे ताकि आपके बिजनेस कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम ना हो. फिर उसके बाद ये चैलेंज है इन द फ्रेमवर्क ऑफ ई-इनवॉइस दैट इज बीन प्रिपेयर्ड. बेसिकली आगे हम समझेंगे कि हम जो इनवॉइस क्रिएट करते हैं, बट ई-इनवॉइस क्रिएट करने के बाद हमने रियलाइज किया कि क्वांटिटी गलत हो गई या प्राइस पर यूनिट गलत हो गया या कुछ भी रीजन से हमको ई-इनवॉइस में वो अमेंडमेंट करना है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर इज नो पार्शियल अमेंडमेंट अलाउड in your e-invoice. Straight away you have to cancel your whole e-invoice, whether you want to do a 1% change or complete change. So that is one of the biggest drawback, where in this compliance you are required to cancel the e-invoice completely. The second thing is you have to cancel this e-invoice within 24 hours. Okay, so that is again the drawback. In case if you miss cancelling the invoice within 24 hours, then उसका एक ही solution है, आप GSTR1 में जाइए और वहां पर ये जो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हुआ है आप वहां से ये मैन्युअली जाके डिलीट कीजिए. ये क्यों बोल रहे हैं GSTR1 में, क्योंकि आपका एक एक ई-इनवॉइस जो जनरेट हो रहा है वो आपके रियल टाइम बेसिस में GSTR1 ऑटो पॉपुलेट होगा. सो बेसिकली द मोर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस इन योर ई-इनवॉइसिंग, सिमिलरली GSTR1 विल बी ऑटो पॉपुलेटिंग ऑल दोस ट्रांजेक्शंस. हमें ट्राई करना है कि ज्यादा डेविएशन ना हो ई-इनवॉइस जनरेट किया हुआ वर्सेस GSTR1 रिपोर्टिंग में. नहीं तो डिपार्टमेंट सोचेगी भाई ये इतने सारे ई-इनवॉइस जनरेट कर रहा है बट रिपोर्टिंग के टाइम इतने ही आते हैं. सो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल चीज है, कैंसलिंग द ई-इनवॉइस विद इन 24 आवर्स. फिर अभी हम आगे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. जो ई-इनवॉइसिंग है, एक गवर्नमेंट ने स्कीमा इंट्रोड्यूस किया है जिसमें मोर देन 138 फील्ड्स है जो हम एक ई-इनवॉइस जनरेट करने के टाइम IRP को वो सप्लाई करेंगे. एज सिंपल एज हम इनवॉइस नंबर देंगे, हम इनवॉइस टाइप देंगे, हम सप्लायर का GSTN, कस्टमर का GSTN, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, ऐसे करते करते 138 चीजें हैं जो हमको गवर्नमेंट में सप्लाई करनी है टू गेट द IRN and QR code. So hence capturing all these mandatory fields is also very important, and this will be possible how you efficiently do your integration of your ERP with your any tool like ClearTax and further with IRP. Okay, and last but not the least, for any digital transaction you need a robust IT infrastructure बोल लो, electricity infrastructure बोल लो, 24/7 to avoid any disruption, business disruption. Okay, moving to the next slide where we will discuss how what are the ways where we can generate an IRN. So guys, please focus on this slide. This is very important. Here we will understand कि अभी तक हमने समझा इनवॉइस क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स में, कौन से ट्रांजैक्शन है, क्या एग्जेम्पशन है और क्या इम्प्लीकेशन होगा. बट हम समझते हैं अभी एक्चुअली जनरेट कैसे होगा. जनरेट करने के लिए देयर आर कपल ऑफ वेज, लाइक है ऑफलाइन टूल बेस्ड. ये टूल NIC ने पोर्टल ने निकाला है फॉर वेरी स्मॉल प्लेयर्स who are not having bandwidth or who are not having high volume, से like दिन का एक या दो इनवॉइस है तो वो ऑफलाइन टूल बेस्ड करके कर सकते हैं. दिस इज ए कंप्लीट मैनुअल प्रोसेस, चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर्स आर हाई. द सेकेंड इज डायरेक्ट ARP इंटीग्रेशन. अनफॉर्चुनेटली डिपार्टमेंट ने अलाउ किया है कंपनीज को NIC जो कि सबसे पहली IRP है उसको इंटीग्रेट करना डायरेक्टली, but this is not allowed for companies who are lying between 100 to 500 CR.
ये गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है. Last and the most important approach is integrating through a GSP, which is the full form is GST Suvidha Provider. So sorry, we forgot to introduce. ClearTax is one of the GST Suvidha Provider. So the most automated way of doing this e-invoicing activity is through integrating with a GSP. So basically ERP में data आएगा, GSP में जाएगा integration के through. GSP का काम है IRP तक पहुंचाना, IRP से लेके आना और वापस ERP में भेजना. तो ये पूरा काम जो है इंटीग्रेशन से पॉसिबल है थ्रू ए जीएसपी. ओके, अभी जीएसपी से भी कनेक्ट करना है ईआरपी को, वो कैसे कर सकते हैं? सो देयर आर थ्री मोड्स. वन इज एपीआई बेस्ड इंटीग्रेशन. दिस इज द मोस्ट ऑटोमेटेड. जैसे मैं टैली की बात करूं, टैली का जब इनवॉइस जनरेट करते हैं तो राइट हैंड साइड में आता है जनरेट वाउचर और फीचर्स और एडवांस फीचर प्रिंट करके. वहां पर अगर एपीआई इंटीग्रेशन के थ्रू जाते हैं, वहां पर एक ऑप्शन आएगा जनरेट ई इनवॉइस. सो आप समझ सकते हैं कि ये काइंड का ऑटोमेशन मिलेगा आपको एपीआई, जहां आपको आपका ईआरपी छोड़ के किधर जाने की जरूरत ही नहीं है. आपके ईआरपी में ही आप जनरेट कैंसिल दोनों चीज कर सकते हैं. नॉट ओनली ई इनवॉइस बट ई वे बिल ऑल्सो. So this is the most automated way of integrating your ERP with GSP like ClearTax. The second mode is SFTP based integration. इसमें हम समझते हैं कि बहुत सारी कंपनीज होती है जो अलाउ नहीं करती है एज पर IT पॉलिसी टू चेंज देयर ERP और टू ओपन अप देयर ERP फॉर GSPs like ClearTax. तो उसमें हम SFTP बेस्ड इंटीग्रेशन कर सकते हैं. बेसिकली एक ये होता है कि आपके सर्वर में एक फोल्डर सेव होता है, आपका काम है वो ERP से डेटा फोल्डर तक पहुंचाना, फिर फोल्डर से ClearTax से IRP, IRP से ClearTax से फोल्डर, ये पूरा ClearTax विल टेक केयर. और इसमें बेसिकली आप अपना ERP ओपन अप नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से आप मैन्युअली भी जनरेट नहीं कर रहे हैं आयरन, जो कि हम सब पॉइंट सी में समझेंगे. तो इसमें क्या होगा, खाली आपको डेटा पुश करना है फोल्डर में, जो कि ऑटोमेटिकली होगा, और ClearTax विल फर्दर do the whole process and bring back the IRN and QR code in that same folder in your server. Okay, now understanding the third process, which is the कंप्लीट मैनुअल प्रोसेस. इसमें क्या होगा, एक ClearTax का टूल होगा जो हम बाद में देखेंगे कैसे होता है. ClearTax के टूल में डेटा जाएगा थ्रू एन एक्सेल इंजेक्शन, लाइक सिंपल एक्सेल फाइल. आपके ERP से एक्सेल निकला, वहां पर इंजेस्ट किया, वहां पर हम गए, जनरेट का बटन दबाया, जनरेट हुआ, और वहां से हम इनवॉइस निकाल लिए, या हम आयरन नंबर और QR कोड वहां से निकाल के ERP में वापस डाल दिया. सो दिस इज कंप्लीटली अ मैनुअल प्रोसेस, ideally suitable for companies or SSCs who are having very low volume of invoices, say like 10 to 15 or 20 or 30 invoices per day maximum. Okay, this cannot be a real time process because you have to dedicate only one person to generate e-invoice. Hence this will be a batch process. आपने EOD किया, आपका पूरे दिन का सेल्स हो गया, आप बैठे सिस्टम में पूरा डेटा डाला, ERP से IRP में, IRP से डेटा आया और आपने फिर इनवॉइस जनरेट किया. इसके लिए सजेस्ट नहीं करेंगे ये टूल में जाने के लिए, बिकॉज ये पूरा मैनुअल प्रोसेस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. हाँ, अगर आप API बेस्ड जाते हो या SFTP बेस्ड जाते हो तो आपके लिए बैकअप प्लान काम कर सकता है, जहां पर आपका कभी API और SFTP में डाउन टाइम हो गया, कुछ कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज हो गए, तो आप हमेशा मैनुअल डेटा अपलोड कर सकते हैं बाय एंटरिंग इनटू टूल थ्रू एक्सेल. ओके, there would be further modes added such as mobile के through या direct entry to the portal. ये हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कब गवर्नमेंट ये मोड इंट्रोड्यूस करती है और एनेबल करती है सक्सेसफुली. अभी तक ये सिनेरियोज है फॉर जनरेटिंग एन ई इनवॉइस. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड क्विकली बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. तो हम बेसिकली यहाँ देख लेते हैं कि रोहित, मे बी यू वांट टू कवर दिस. You can take this, Ankit. I'll continue. Okay, so यहाँ पर आप देख सकते हो GST की वेबसाइट में क्लियरली मेंशन किया है टैक्स पेयर विद टर्नओवर बिटवीन 100 करोड़ टू 400 करोड़ कैन कॉन्टैक्ट GSP like ClearTax or ERPs for the willingness to integrate e-invoice APIs through them. On receiving the client ID, they may self-register GST and Sandbox. तो यहाँ पर क्लियरली बोला है हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करेंगे फॉर सम रीजंस. आप वाया GSPs या ERPs आप कनेक्ट कर लो हमारे से, और उनसे आप रीच आउट कर लो. यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज कही गई है, 31 दिसंबर 2020. प्लीज रिमेंबर 31 दिसंबर 2020 के बाद आप कोई भी ई-वे बिल निकालेंगे, डॉक्यूमेंट आयरन डॉक्यूमेंट जिसमें आयरन है, वो डॉक्यूमेंट का आप ई-वे बिल सेपरेटली नहीं निकाल सकते हो. सो टू अंडरस्टैंड ब्लॉकिंग ऑफ जनरेशन ऑफ ई-वे बिल डायरेक्टली फ्रॉम ई-वे बिल सिस्टम फॉर डॉक्यूमेंट्स एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन. बेसिकली अगर मैं B2B ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ या एक्सपोर्ट कर रहा हूँ जिसमें मुझे आयरन चाहिए,
उसके साथ साथ मुझे ई वे बिल भी जनरेट करना है, तो आज के दिन आप दोनों सेपरेटली कर सकते हो। लेकिन 31 दिसंबर के बाद या तो आप जब ई इनवॉइस क्रिएट कर रहे हो तभी आप ई वे बिल भी क्रिएट करो, या आप ई वे बिल बाद में क्रिएट करो, लेकिन वो ई वे बिल क्रिएट करने के लिए आपको वो IRN नंबर डालना पड़ेगा, जिससे डेटा ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगा। आप सेपरेटली नहीं कर सकते, वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और वहां पर यहाँ पर ये टेक्निकल लैंग्वेज यूज कही गई है, एक्सेस टू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, मतलब आप समझ सकते हैं ये हद तक तैयारी हो गई है बिजनेसेस में, वो दे आर रेडी टू प्रोड्यूस लाइव, गो लाइव, बेसिकली दे विल बी ओनली अलाउड फ्रॉम 1 जनवरी, बट गवर्नमेंट इज ओपनिंग एज ऑफ 15 December gates for them so that they can test whether this things that has been developed is correct or not. So basically 15 December, which is tomorrow, the gates will be opened where the entities can test their the whole setup that they have done of integration of generating IRN. Similarly, आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर 3 वेबसाइट्स दी गई है, एक सैंडबॉक्स टेस्टिंग के लिए, एक ट्रायल के लिए बिफोर प्रोडक्शन, अभी सब कुछ यहाँ चल रहा है, और सेकेंडली फिर एक ये लास्ट साइट है जो लाइव होने के बाद आप ये साइट पे एक्सेस करेंगे। आई थिंक वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। One more point I just want to add over here, Ankit, कि 15 दिसंबर के बाद में आपका जो ई इनवॉइसिंग का जो लाइव एनवायरनमेंट है या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट अगर मैं बोल सकता हूँ, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप डायरेक्टली ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, बट यू नीड्स टू मेक श्योर कि आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जो भी ई इनवॉइसेस जनरेट करेंगे, दोज इनवॉइसेस और ई इनवॉइसेस विल बी रियल एंड वैलिड। आप उसको डिस्कार्ड या कैंसिल या टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। आपको जो भी टेस्टिंग करना है वो आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रायल वेबसाइट पे ही होगा, और जो प्रोडक्शन वेबसाइट है उस पे अगर आपने ई इनवॉइस बनाया अगर कल के बाद में, तो वो एक जेन्युइन लाइव ई इनवॉइस होगा। सो आपकी जो करंट इनवॉइसेस आप जो जनरेट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर 16 दिसंबर को आपने अपने किसी कस्टमर के लिए इनवॉइस जनरेट किया, तो वो इनवॉइस के लिए आप ई इनवॉइस बना सकते हो, नॉट एन इशू। बट अगर आपने टेस्टिंग पर्पस के लिए अगर कोई ई इनवॉइस आपने लाइव वेबसाइट पर अगर बना लिया, ये देखने के लिए कि लाइव वेबसाइट कैसे काम करती है, और डमी डेटा अगर आपने डाल दिया, सो वो डेटा डमी डेटा आपके लिए रियल टाइम और लाइव डेटा बन जाएगा, आपका आपके सेल्स के अंदर वो ऐड हो जाएगा, आपके GST 1 में चला जाएगा ऑटोमेटिक। सो दिस इज द पॉइंट व्हिच आई वुड लाइक टू ऐड। या सो देयर आर, हम लोगों ने यहाँ पे स्लाइड्स में कुछ ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, कुछ वेबसाइट्स के लिंक है जहां से आप ई इनवॉइसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। लाइक आप ई इनवॉइसिंग का ट्रायल कहाँ पे कर सकते हो, जहां पे आपको ट्रायल बेसिस पे ई इनवॉइसेस जनरेट करने हैं, और दूसरा चीज कि कौन कौन से लोग हैं जो ऑलरेडी ई इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, इवन उसका भी डिटेल आप जाके चेक कर सकते हो बेस्ड ऑन द GST नंबर। स्टेटस ऑफ ई इनवॉइस इनेबलमेंट, आप अपने GSTN को चेक कर सकते हो कि उसके लिए ई इनवॉइसिंग इनेबल हुआ है या नहीं हुआ है अभी तक। देन यू कैन ऑल्सो डाउनलोड एक्सेल फाइल, जो ऑफलाइन टूल हम लोग बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ने अपना ऑफलाइन टूल दिया है फॉर बल्क जनरेशन ऑफ ई इनवॉइसेस, तो आप वो भी यहाँ से निकाल सकते हैं, और आप वो बल्क जनरेशन वाले जो टेस्टिंग है वो भी आप कर सकते हैं। बट आई वुड रादर नॉट सजेस्ट यू टू गो विद एक्सेल अपलोडिंग टूल और द एक्सेल टूल, बिकॉज ये टूल के और ये एक्सेल फाइल के अपने लिमिटेशंस है। आप 2 से 3 बार वो फाइल को यूज करोगे तो उसके बाद वो फाइल करप्ट हो जाती है, आप उसमें एक बार में ज्यादा इनवॉइसेस आप जनरेट नहीं करके देख सकते, और इवन पूरे प्रॉपर वैलिडेशंस ये फाइल में नहीं है जो IRP पोर्टल पे है। So that is a limitation with this Excel generation mode. मोबाइल बेस्ड QR कोड एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने दिया है, जहां से आप किसी ने अगर QR कोड बनाया है, आप उस QR कोड को एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू रीड कर सकते हो, जहां से डेटा, क्योंकि QR कोड है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा, और ये जो एप्लीकेशन है ये उसको डिक्रिप्ट करके आपको प्रॉपर डिटेल्स प्रोवाइड करवा पाएगा दिस एप्लीकेशन। You can also verify the e-signed e-invoices from the government portal, बिकॉज आप जब ई इनवॉइस जनरेट करोगे तो एक साइंड ई इनवॉइस का भी आपको एक एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग मिलेगा, वो स्ट्रिंग को आप चेक कर सकते हो कि वो बराबर है या नहीं। आपको जितने भी आपको API डेवलपमेंट अगर आपको करना है, फॉर एग्जांपल आपका जो ERP है वो SAP है या Oracle है या और कोई कस्टम ERP है, और आपको वो कस्टम ERP के साथ में किसी GSP को इंटीग्रेट करना है, सो इंटीग्रेशन करने के लिए जो भी मास्टर डेटा आपको चाहिए वो API डेवलपर वेबसाइट है गवर्नमेंट का, API सैंडबॉक्स, वहां से आपको मिल जाएगा। एंड देन मास्टर कोड्स है, गवर्नमेंट के बहुत सारे मास्टर कोड्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं, लाइक आपका स्टेट कोड्स हैं, HSN कोड्स हैं, या कंट्री कोड्स हैं,
या पिन कोड है एरिया वाइज, तो बहुत सारे अलग अलग कोड्स, मास्टर कोड्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं। ये मास्टर कोड्स आप ये वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। सो दिस इंफॉर्मेशन मे बी हेल्पफुल टू यू आप जब ई इनवॉइसिंग के प्रोसेस में होंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ क्लियर टैक्स कैन हेल्प यू। अभी तक हमने देखा कि यार ई इनवॉइसिंग का प्रोसेस कैसे होगा, क्या क्या चीजें हम लोग वहां पे ई इनवॉइसिंग में रिक्वायर्ड होगी, डेटा फ्लो कैसे होगा, और क्या चीजें देखनी है, पॉसिबल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। बट हमने पूरा अभी तक का पूरा हिस्ट्री समझ लिया। बट नाउ गोइंग अहेड, क्लियर टैक्स कहाँ से आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, या क्लियर टैक्स आपके लिए कैसे यहाँ पे वैल्यू एडिशन पॉइंट्स लेके आ सकता है। इफ यू विल यूज क्लियर टैक्स एज ए जीएसपी, उसका डेटा फ्लो कैसे होगा। सो इफ योर ईआरपी इज ईदर एसएपी, टैली, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, या कोई और आपका कस्टम ईआरपी है, व्हाटएवर ईआरपी इट इज, मतलब वी आर एग्नोस्टिक और वी आर ओपन विद एनी ईआरपी। आपका कोई भी ईआरपी सिस्टम हो, कोई भी बिलिंग सिस्टम हो, दैट इज नॉट अ चैलेंज फॉर अस। यहाँ से सेम डेटा जो आपका सेल्स का डेटा है, दैट डेटा वी विल टेक इन द एक्सेल और जेसोन फॉर्मेट। अगर हम लोग मैनुअल अपलोडिंग मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं, अगर हम लोग कोई एपीआई इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते, या हम लोग कोई एसएफटीपी या और कोई इंटीग्रेशन या ऑटोमेटेड सॉल्यूशन नहीं लेना चाहते बेसिकली, तो हम लोग एक एक्सेल मेथड ऑप्ट करके हम लोग एक्सेल फाइल जो है उसको क्लियर टैक्स में अपलोड कर सकते हैं। अगर हम लोग ऑटोमेशन में जाते हैं तो एपीआई इंटीग्रेशन एंड एसएफटीपी इंटीग्रेशन, ये दो मोड्स और है। जो एपीआई इज फुल्ली रियल टाइम प्रोसेस, SFTP is near to real time process. I can say 5 मिनट का डिले यहाँ पे रहेगा डेटा फ्लो में, बट इट इज ऑल्सो नियर टू रियल टाइम प्रोसेस। और यहाँ से ये तीनों मोड से डेटा आपका क्लियर टैक्स में जाता है। क्लियर टैक्स विल वैलिडेट योर डेटा, क्लियर टैक्स विल चेक द एक्यूरेसी ऑफ योर डेटा। IRP पोर्टल पे जितने भी डेटा वैलिडेशन है, ऑल दोज वैलिडेशंस, आई कैन से 110% ऑफ दोज वैलिडेशंस आर देयर ऑन क्लियर टैक्स पोर्टल। आपका डेटा यहीं पे थोरोली चेक हो जाएगा। क्लियर टैक्स आपके लिए एज अ रिपोजिटरी भी काम करेगा, क्योंकि 24 घंटे के बाद में एनआईसी पोर्टल के ऊपर कोई भी डेटा नहीं रहेगा। तो आपके लिए क्लियर टैक्स एक रिपोजिटरी है जहां से आपको पूरा डेटा का बैकअप मिलता है। कितने इनवॉइसेस के लिए आपने आईआरएन जनरेट किया, कितने कैंसिल हुए, कहाँ पे कौन सा मिस्टेक्स आपको मिला, मल्टीपल रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे। तो वो सारे फीचर्स भी हम लोग एक बार डिटेल में देखेंगे लेटर स्लाइड्स में। बट यहाँ क्लियर टैक्स से डेटा आईआरपी पोर्टल पे जाएगा, एनआईसी पोर्टल से, और आपका ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। एंड देन अगेन सेम डेटा रिवर्स फ्लो भी होगा यहाँ पे। यहाँ से डेटा यहाँ गया, आयरन जनरेट, वापस डेटा यहाँ से यहाँ आएगा और वापस से आपके ईआरपी तक के अंदर चला जाएगा। सो ये क्लियर टैक्स का एक एडिशनल स्टेप हो जाएगा कि क्लियर टैक्स आपके बीच में, आपके ईआरपी और एनआईसी पोर्टल के बीच में क्लियर टैक्स है जो आपको वैल्यू एडिशन पॉइंट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। या सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अंकित, यू कैन टेक दिस वन। Sure. So thanks, Rohit. So this is just in briefing, guys. मतलब clear tax कहाँ stand करता है? No doubt, it is the leading largest tax and compliance technology provider built by deep experts in law and the best technologists. यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास e-invoicing में खाली more than 7,500 number of users है. We have generated till date more than 50 lakhs IRNs. We are working for clients who are having more than 2,800 GSTINs. We are having presence in more than 300 cities. So आप देख सकते हैं कि हमारा जो geographical wise बोलो, industry wise बोलो, हम चारों तरफ से expanded है, and it may be SMEs, it may be large enterprises. We are having all pool of clients. Okay, so moving to the next slide, we'll understand basically. हाँ, तो ये स्लाइड में हम जस्ट ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस आर द फ्यू ऑफ द कंपनीज वेयर वी आर पार्टनरिंग विद फॉर ई इनवॉइसिंग। ये सब कंपनीज हमारे पोर्टल के थ्रू ई इनवॉइस जनरेट करते हैं, आइदर वाया एपीआई इंटीग्रेशन और एसएफटीपी इंटीग्रेशन और यूजिंग ए टूल। ओके, सो दिस आर जस्ट वेरी फ्यू कंट्रीज। इसमें बेसिकली आप देखोगे तो हमारे पास एफएमसीजी कंपनीज भी है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज भी है, and even we have industries which are into electronics and IT and tire industries and etc. Okay, so we are across all industries, and we are one of the leaders in terms of when it comes to GST compliance related technology. So, and we take pride in that, and basically we can help all types of enterprises, may it be a small and medium enterprise or a big and large enterprise. So moving to the next slide, these are few of the additional features. तो अभी तक हम खाली समझ रहे हैं कि e-invoicing यानी IRN नंबर, QR कोड जनरेट करना है, कैंसिल करना है, बट नहीं, ये एंड नहीं है। ये आपका e-invoice is just a stepping stone to various other compliances which are interconnected
and will be interconnected in future. So for that you need a robust tool to generate, not only generate and cancel IRN, but to perform certain things which will make you future proof. मतलब आपका बेसिकली स्मार्ट डेटा वेलिडेशन जैसे एक फीचर है, आप कुछ डेटा अगर पास कर रहे हो एनआईसी में विच इज नॉट इन ए फॉर्मेट, तो आपका वो 100% है कि डेटा फेल होगा और एरर आएगा बार बार। कितनी बार तो ये एरर आएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा कि गलती कहाँ हुई है, कोड आएंगे। तो उसके लिए क्लियर टैक्स विल ऑलवेज हेल्प यू टू डू ए वैलिडेशन चेक एट दी स्टेप 1, जहां पर आप कुछ डेटा इंजेस्ट करो वहां पर ही आपको अटक जाएंगे, बोले नहीं ये पहले रेक्टिफाई करो, ये एरर है, ये सोल्यूशन है इसका और ऐसे रेक्टिफाई करो। सिमिलरली बल्क अपलोडिंग, यहाँ पर अगर आप टूल यूज करते हो, अगर आप इंटीग्रेशन करते हो, जनरेट नॉट ओनली 1 2 3 4, you can even generate 50 invoices के लिए IRN number and QR code. So this is really a time saving thing, effort saving and energy saving. Similarly, you can maintain all the MIS, e-invoice MIS and everything, and archive. यहाँ पर आपका जैसे more than 8 years रहता है, आप अगर IRP की बात करो तो within 24 hours they will basically not allow to or not retain that invoice for you. Similarly user access management, हम समझते हैं बड़ी बड़ी एंटरप्राइज जो 100 करोड़ की, इनका एक ऑफिस होगा बैंगलोर, एक पुणे, एक गुजरात में, सूरत में होगा। सो सिर्फ वहां पर हर एक को किसी को एक्सेस नहीं देना है, किसी को एडमिन राइट्स देना है, किसी को व्यूअर राइट्स देना है, तो ये एक्सेस मैनेजमेंट भी वहां पॉसिबल है। हम कंपैटिबल है, कोई भी ERP सिस्टम आप ले लो, SAP से लेके टैली तक। ओके, डायनामिक B2C QR कोड, अगर आपको 500 करोड़ टर्नओवर कल जाके आपका हो जाता है, जो हम चाहते हैं आपकी कंपनीज का हो, 100 से आप 500 में फॉल करे, तो आपका जो B2C QR कोड का रिक्वायरमेंट है, दैट कैन बी आल्सो टेकन केयर फ्रॉम आवर क्लियर टैक्स टूल। सिमिलरली रिकंसिलिएशन इज एन इम्पोर्टेंट, सबको पता है GSTR 2A वर्सेस परचेज रजिस्टर रिकंसिलिएशन कितना इंपॉर्टेंट है, और आपको आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा क्लियर टैक्स का टूल इज वेरी रोबस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेट एंड फास्ट रिजल्ट। सिमिलरली आपके अदर रिकंसिलिएशंस भी उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगे जाके, जैसे GSTR 1 वर्सेस ई इनवॉइस रिपोर्ट, ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 1 वर्सेस योर सेल्स रजिस्टर, GSTR 1 वर्सेस ई-वे बिल। सो ये सब रिकंसिलिएशन फीचर्स जो है आप उनको प्लीज ग्रांटेड मत लीजिए, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है आगे जाके। सिमिलरली कई एंटरप्राइजेस यहाँ पर होंगे, मोस्टली इन कंस्ट्रक्शन एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, वो उनका जो इनवॉइस मेकिंग सिस्टम है थोड़ा सा अलग है, वो नॉर्मल ERP में नहीं बनाते हैं, इसलिए हमने फैसिलिटी देके रखी है कि आप क्लियर टैक्स के थ्रू टेम्पलेट्स बना दीजिए और वहां से ही प्रिंट ले सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं आपके कस्टमर्स को ई-इनवॉइसिंग। सिमिलरली आपको एनालिटिक्स मिलेगा, डैशबोर्ड्स मिलेगा, रिपोर्ट्स मिलेगा, जो आपकी मैनेजमेंट को बताएगा आज कितने ई-इनवॉइस जनरेट हुए, आज जनरेट होने के बाद कितने कैंसिल हुए, कितने ऐसे हैं कि ई-इनवॉइस के लिए रेडी होके आ गए बट अभी तक जनरेट नहीं हुए, क्या एवरेज टैक्स रेट है, क्या लास्ट ईयर परफॉर्मेंस थी, ये सब आपको ई-इनवॉइसिंग टूल में मिल जाएंगे। Moving to the next slide where we will understand Ankit, what are the future things. Ankit, just would like to add one more point regarding reconciliation. जैसे कि मैंने एक स्लाइड में आपको पहले बोला था कि IRP पोर्टल से डेटा GST पोर्टल पर ट्रांसफर होगा और आपका GSTR 1 ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। बट सिंस IRP पोर्टल पे डेटा 24 आवर्स के बाद में आप कैंसिल नहीं कर सकते इनवॉइसेस, ई-इनवॉइस कैंसिल नहीं करने की वजह से आपने अगर सपोज वो एंट्री 2 दिन बाद में अपने ERP में कैंसिल कर दी या उसका रिवर्सल एंट्री पास कर दिया, तो आपके GSTR 1 के अंदर वो डेटा होगा बट आपके सेल्स में डेटा नहीं होगा। तो आप तीन डेटा फ्लो आप ले रहे हैं, एक आपका ERP का सेल्स रजिस्टर है, एक आपका IRP पोर्टल का जो डेटा है वो है, तीसरा है आपका GSTR 1 जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, और सेम उससे जो आपका GSTR 3 भी बन रहा है। ये तीनों डेटा या ये चारों डेटा को आपको इन लाइन लाना पड़ेगा, आपको डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, जहां पे अगर आपका वॉल्यूम ज्यादा है तो आप मैन्युअली ये काम नहीं कर सकते, बिकॉज IRP GST पोर्टल पे अगर आपके B2B टेबल में इनवॉइसेस 500 से ज्यादा हो गए तो इवन आप वो टेबल ओपन भी नहीं कर सकते। सो दीज आर द वेरी प्रैक्टिकल चैलेंजेस व्हिच 500 करोड़ एंड अबव कंपनीज आर फेसिंग। उनके लिए वो रिकंसिलिएशन एक सबसे बड़ा चैलेंज बन रहा है, बिकॉज आज रियल टाइम में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, आपका GSTR 1 ऑटो पॉपुलेट हो रहा है और उनको ये पता नहीं चल रहा है कि मेरे सेल्स में जो डेटा है और जो ई-वे बिल ई-इनवॉइस पोर्टल पे और जो GST पोर्टल पे डेटा है वो तीनों इन लाइन है या नहीं। तो रिटर्न फाइल करने के पहले ये रिकंसिलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और दिस इज वेयर द क्लियर टैक्स विल गिव यू अ मेजर वैल्यू एडिशन। आपका रिकंसिलिएशन आप रिटर्न फाइल करने के पहले यहाँ से कर पाओगे रियल टाइम बेसिस पे। एंड इवन आपके परचेज रिलेटेड जो इनबाउंड ई-इनवॉइसेस होंगे, लाइक किसी और एंटिटी ने या किसी और कंपनी ने आपके नाम पे जो ई-इनवॉइस बनाया है,
वो भी डेटा हम लोग यहाँ पे आपको कैप्चर करके दे पाएंगे कि अगर XYZ लिमिटेड आपके बिजनेस के ऊपर ई इनवॉइस बना रहा है, तो आपको पता चलना चाहिए कि आपके ऊपर इनवॉइस बना, ई इनवॉइस बना है, सो दैट आप उसका GSTR 2 का जो क्रेडिट वाला पार्ट है या GSTR 2A वाला जो रिकंसिलेशन है, वो सब जगह जगह पे आप उसको प्रॉपर्ली कवर कर पाओ. So that report also we will be able to provide you, and even GSTR 2A versus e-invoices and GSTR 2A versus purchase invoices versus आपका purchase register, ये 3 level reconciliation भी आपको clear tax में मिलेगा. So yeah, moving to the next slide. Yes, Ankit. Yeah, Rohit. So basically, these are the upcoming things where you can see like what are the features that have been added in the clear tax. आप देख सकते हो कि इनबाउंड इनवॉइसेस बेसिकली आपका जो आपके नाम पे जो इनवॉइस जनरेट हुई है, तो उसके लिए आपकी टूल के अंदर ही इनबाउंड इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होगी. देन वी हैव लोकलाइज्ड इनवॉइस मैनेजमेंट. बेसिकली हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जहां पर आपका पूरा इनवॉइस जनरेशन से लेके मैनेजमेंट हो जाएगा. फिर है न्यू रिपोर्ट्स एंड रिकंसिलिएशन ऐड होने वाली है. कनेक्शन टू वेंडर्स ऑफ योर सप्लायर्स, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेएबल ऑटोमेशन, सप्लायर रेटिंग मैनेजमेंट, invoice discounting, e-procurement, supply chain efficiency. So this is all in the roadmap of ClearTax to bring in the tool, which will not only help the big players like 500 crore plus companies, but also companies like which are having turnover around 100 crores and so on. Apart from that, the best feature that is coming up is the e-invoicing tracking through our app mobile. आप यहाँ पर जनरेट करो, यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हो कितने जनरेट हुए, कितने कैंसिल हुए, कितना MTD है, कितना YTD है. So ये सब चीजें आपकी मोबाइल में ही ट्रैकिंग हो जाएगी, including vendor communication. Okay. So basically, as e-invoice rolls out in India, encasing vendors of your vendors, we will help you shape and streamline your supply chain the way you want. Basically, it is not only about generating an IRN number, but also doing your supply chain management through your same tool. ओके. सो टॉप कस्टमर्स कौन है, आपके टॉप प्रोडक्ट्स कौन से हैं, मंथली रेवेन्यू कौन सा है, ये आप ब्यूटीफुल ऐप देख पाएंगे जो कि ई इनवॉइसिंग के डेटा जनरेशन के बेसिस पे आपको डेटा रिफ्लेक्ट होगा. Yes, thank you. Okay, so basically e-invoicing is not only the generation of e-invoices. E-invoice generation से तो ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, बट यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी और आगे जाके वो आपके लिए वैल्यू एडिशन पॉइंट बना पाएगी. So considering the e-invoicing through ClearTax platform, if you want to check the how ClearTax can generate the e-invoices or how ClearTax can help you to generate e-invoices for your business transaction, आप हमारे either by Ankit or either directly by our sales channel, you can get in touch with us and हम लोग आपको रियल टाइम लाइव वे में e-invoices सेटअप करके देंगे जहां आप e-invoice देख पाओगे, e-invoice जनरेट कर पाओगे. अभी के लिए मैं आपको एक e-invoice जनरेट करने का क्या प्रोसेस है और ClearTax टूल के अंदर क्या प्रोसेस है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ. ठीक है. Ankit, can you see my screen of ClearTax portal, e-invoice portal? नो रोहित, टाइम कम है. कैन वी स्किप टू ओनली टैली वाला वीडियो वेयर वी कैन शो हाउ टैली से इंटीग्रेट होगा. श्योर. ठीक है. वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. या सो हियर टैली से आपका डेटा API इंटीग्रेशन के थ्रू ClearTax में जाएगा, ClearTax से NIC पोर्टल पे, बट वो डेटा ट्रांसफर कैसे होगा वो हम लोग एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं. ठीक है. Ankit, my screen is visible for Tally integration video? No? नो रोहित, अभी तक प्रेजेंटेशन ही दिख रही एक्चुअली है. मुझे वो दोबारा शेयर करना पड़ेगा. 1 second. Now it is visible, right? Yes, Rohit. Yes. How we can generate e-invoicing directly from tally.erp. So actual data. This is my, let's understand the process in actual data. This is my tally data where I have opened my company. So let us understand. Ankit, audio is visible. Audio is audible. Very low. If you can increase volume, would be great. I think volume is high from my end. Here I have one add-on, as you can see. Under production features,
I have added my TCP in my path. Once I add my add-on, you can see the feature of e-invoicing menu on your Tally screen. So let us pass one sales entry and let us understand how it will happen. So as we can see, this is my sales invoice voucher where I have taken a sales invoice number and this is my sales bill date. So let us try to pass an sales entry. Here I'll come and here I will select a party. Before selecting party, ensure that So basically in this process, first you need to set up the e-invoice clear tax का जो tally tool है, वो एक one time आपको setup करना रहेगा. वो one time setup होने के बाद में जो setup का process है, even that process also won't take more than half an hour or 1 hour to you. एक दिन के अंदर आपका clear tax के through tally के अंदर e-invoicing live हम लोग कर सकते हैं. But only challenge over here, आपके टैली के अंदर सारा सेटअप का जो काम है, मतलब जो डेटा रिक्वायर्ड जो सेटअप होगा वो पहले होना चाहिए. जो क्लियर टैक्स को और टैली को जो कनेक्ट करने का काम है, दैट इज नॉट अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क, बट आपके टैली को रेडी टू सेटअप करना है, वो दैट प्रोसेस फॉर यू विल टेक टाइम. तो वो एक बार जो प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद में टैली के अंदर डेटा कैसे जाएगा या कैसे ई इनवॉइसेस जनरेट होंगे, वो प्रोसेस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. whatever required information you have to fill in Tally, you have to So just to clarify, audio का जरूरत नहीं है. If you follow the video, it is self-explanatory. registration type and his registration number. Whatever required detail you have to fill for Tally, you have to fill. Then I'll just pass enter. You can verify your detail from this window. Once you verify, I'll select my stock item. Here I will select a laptop which I am going to sell to this party. So let us understand, before taking a laptop, make necessary required statutory information add to this information. So let us understand, here I have given the HSN code and the tax rated which is required for the entry. Let's pass this entry now. Here I have selected my laptop and I will put my quantity. I am selling 5 quantities and my rate is 50,000. So my total bill amount without GST is 2,50,000. ऑडियो की आवाज नहीं आ रही. अगर आप उसमें कुछ वीडियो आपने चालू किया हुआ है तो उसमें आवाज नहीं आ रही है. मिथिलेश जी, एक्चुअली वीडियो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. आप मतलब देखेंगे तो जो भी कंसर्न पर्सन है समझ जाएंगे. मतलब My ledger of sales and I will enter. Tally will confirm the detail that this bill is sales taxable, and here I will select the taxes, that is CGST and SGST. So it will come automatically because I have made necessary settings in Tally. So once I enter, you can even use this option, and here you can see e-invoicing detail. Once I enter on this, you can see nothing has over there, nothing is printed over there, nothing is available there. So once I pass this entry, I'll show you how to generate an e-invoice. So you can see I accepted this entry. Now I'll come to the e-invoicing menu. Under e-invoicing, I'll be having an option generate e-invoice. Like if I enter on generate e-invoice, I will be able to see all the invoices which I have made on the same date. So you can see this is my invoice. You can verify 2,50,000 plus GST. So I will generate invoice for this bill. You just have to select this bill, and here we will be getting one option, generate e-invoice. Let's click on this option. Once we click on this option, it will process and go to the ClearTax site, and here a message will come, uploaded at ClearTax successfully. So whatever information of IRN government has given in a sandbox protocol, that we will be getting in a Tally itself. So whatever information updated, you will get a message, press enter, the bill will go from here, and you will be getting information in sales information. So now at sales GST, you can enter and you can verify your bill. My bill was of August month, and this is my bill. You can see I'll just enter on this bill and I will come to the e-invoicing detail. Once I press yes, and you can see all the e-invoice related IR number and all information will get generated. You can also verify this invoice, or it will get printed on your invoice also. Here I will print my invoice by clicking Alt P,
Now you can see your bill have the IRN information as well as QR code. You can scan this QR code and get your information. So this is how we can generate an IRN number and e-invoicing from Tally itself. If we want to cancel the invoice, we'll come to the cancel e-invoice option, and we just have to select the bill which we want to cancel, and here we will be having an option of cancel e-invoice. Just press cancel e-invoices and you can put your comment on the comment box, and once you comment you can enter and use accept button, so the bill will get cancelled automatically and it will get updated on ClearTax portal, and you can see this bill will get cancelled. So thanks for watching. Yeah, so basically with the help of Tally integration via ClearTax, let me give you a brief understanding. शायद कुछ लोगों को आवाज नहीं सुनाई में आई थी कि ये क्या एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ पे, बट मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ कि जैसे आपके टैली के अंदर आप ClearTax का सेटअप कर लेंगे, आपके टैली के अंदर ही आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन मिलेगा फॉर ई इनवॉइस एंड ई-वे बिल जनरेशन एंड कैंसिलेशन, जहां से एज सुन एज यू विल पास एनी B2B एंट्री, ऑटोमेटिक वो एंट्री आपके पर्टिकुलर वो ClearTax वाले सेक्शन में चली जाएगी. यू कैन गो इनसाइड दैट सेक्शन, यू कैन सेलेक्ट द एंट्रीज, यू कैन क्लिक ऑन द जनरेट बटन जो आपके राइट साइड वाली जो बार है यहाँ पे आपको मिलेगा, उस पे क्लिक करके आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं. आपको उसका जनरेशन का स्टेटस भी मिलेगा कि उसका IRN नंबर जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है. आप वहां से ई इनवॉइस कैंसिल भी कर सकते हैं, वहां से आप ई-वे बिल भी जनरेट कर सकते हैं और ई-वे बिल भी कैंसिल कर सकते हैं. तो उसका सेपरेटली बकेटाइज हम लोग कर देंगे. आपको सेपरेटली ट्रांजैक्शन पता चलेगा कि कौन से इनवॉइस के लिए ई इनवॉइस जनरेट हो चुका है, किसका पेंडिंग है, कौन सा आप कैंसिल कर चुके हैं, कौन सा ई-वे बिल पेंडिंग है, कौन सा ई-वे बिल जनरेटेड है, कौन सा ई-वे बिल कैंसिल हो गया है, किसका कैंसिल नहीं है. प्लस जो यूजर एक्सेस कंट्रोल वहां पे देना है, इवन वो यूजर एक्सेस कंट्रोल भी आप टैली में डिफाइन हो जाएगा. प्लस जो ट्रांजैक्शन लेवल कंट्रोल है वो भी डिफाइन होगा कि आपका कोई भी ट्रांजैक्शन है जिसका इनवॉइस ई इनवॉइस दोनों जनरेट हो गया है, तो अगर आप ई इनवॉइस कैंसिल करते हो तो पहले आपको ई-वे बिल भी कैंसिल करना पड़ेगा, फिर ई इनवॉइस कैंसिल होगा. या 24 आवर्स पास हो गए हैं, देन कैंसिलेशन के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शंस है. सो वो सारे रेस्ट्रिक्शंस, वो सारे टूल्स एंड फैसिलिटीज आपको टैली के अंदर ही मिल जाएंगे और आपका रियल टाइम वे में आप ई इनवॉइस जनरेशन एंड कैंसिलेशन को आप कवर कर पाओगे. So this is how the ClearTax Tally integration will work. Thanks, Rohit. Can we bring back the same screen? Yeah. Cool. So yeah, moving ahead, guys. मतलब थोड़ा सा time cross हो चुका है. I think we are almost at the end of the presentation. So if you see, we have seen the Tally integration. Similarly, आप कोई भी ERP बोल लो, similar type of integrations की capability है ClearTax के पास. They can integrate through API integration or SFTP integration, and we can generate the IRP successfully in a full automated manner. In the next slide, we'll see additional benefit like we'll get from Tally integration is direct email to customer कर सकते हैं हम, digitally sign कर सकते हैं invoice को, और mobile app में भी view कर सकते हैं जो भी Tally में invoice create कर रहे हैं. Okay, so now let's moving to the next slide where I think FAQs would be started. Yeah, Ankit, I have a point over here. So the Yeah. same way we are having the Tally integration video, the same way we also have the SAP integration facilities. And जो 500 करोड़ के अबव वाली कंपनीज है, जो मेजर कंपनीज SAP या Oracle या Dynamics या कोई कस्टम ERP फॉलो करते हैं, वो सारे एंटिटीज के लिए ऑलरेडी वी हैव डन इंटीग्रेशन फॉर मोर देन 300 कस्टमर्स. तो वहां पे वो इंटीग्रेशन के लिए अगर आपका टैली ना हो के कोई और ERP है, दैट आल्सो डजंट मीन कि हम लोग इंटीग्रेशन नहीं करेंगे आपके लिए या हम लोग यहाँ दिखा नहीं रहे हैं. तो आपका कोई भी ERP हो, सारे ERP के लिए इंटीग्रेशन पॉसिबल है एंड रियल टाइम आपका ई इनवॉइस जनरेशन एंड कैंसिलेशन प्रोसेस हम लोग आपको प्रोवाइड कर पाएंगे. यस, या अंकित, ओवर टू यू. या श्योर. सो जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि हम पूरा सॉफ्टवेयर का डेमो दिखा देंगे, उसके बाद FAQs जाएंगे. सो आई एम श्योर ये जो FAQs है आपको काफी क्लैरिटी देंगे कि बॉस मतलब क्लियर इनवॉइस आने के बाद मेरा क्या चीज चेंज हो रहा है या कुछ चीजें चेंज नहीं हो रही है. सो यू कैन गो वन बाय वन इन दिस. द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज basically the e-way bills get cancelled automatically when IRN or the invoices get cancelled. No, मतलब e-way bill cancel करना है आपको अलग से,
और जब भी आपको कोई ई इनवॉइस कैंसिल करना है तो पहले ई वे बिल कैंसिल करना है, उसके बाद ई इनवॉइस कैंसिल होगा. सो इट्स नॉट एन automated process, but it is a sequencing should be also followed at the same time, where you have to cancel first e-way bill and then e-invoice. Similarly, there are other questions over here. You can see like there is a concept in e-way bill of CKD and SKD. So in case of CKD and SKD, semi knockdown, complete knockdown, the IRN must be generated for the full invoice and not the delivery challans used. ओके, सो इसमें आयरन जो जनरेट होगा वो पूरे ई इनवॉइस का होगा. कंसिडरिंग ज्वेलरी इंडस्ट्री में ये इतना कॉमन नहीं है सीकेडी एसकेडी. Hence, moving to the next is again banking related. So as I mentioned earlier, also the whole entity is exempt and not their activities specifically exempt. Then the next thing is will the rounding off. अगर जब हम कुछ डेटा भेज रहे हैं IRP में, तो जैसे शेयर किया था, there are 138 types of fields that needs to be shared with IRP. तो हर एक फील्ड की एक peculiarity है, राउंडिंग ऑफ करना है नहीं करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो यहाँ पर लिखा है कि राउंडिंग ऑफ आपको आइटम लेवल पे करना है या मल्टीपल आइटम से तो इनवॉइस लेवल पे. सो हियर यू कैन सी इनवॉइस लेवल पे आपको राउंडिंग ऑफ करना है. Similarly, the next FAQ is with regards to which would be the quickest and most efficient mode of IRN generation. हमने पहले भी समझा उसको और देखा भी, टैली में देखा है, SAP का वीडियो भी है. API integration is the most efficient and quickest way of generating e-invoice and e-way bills. Okay. Can the details of the amended of for an invoice for which IRN has been generated, हमने पहले भी बोला है कि हम कैंसिल कर सकते हैं within 24 hours. अगर 24 आवर्स पास हो गए हैं तो वो GSTR1 में ऑटोमेटिकली जो पॉपुलेट हो रहा है आप जाके डेटा डिलीट कर सकते हैं, बट IRP में वो डेटा रहेगा. Okay. When will the mobile app for IRN generation be launched? This is from the government side. So mobile app गवर्नमेंट ने बोला है कि वो लॉन्च करेगी, बट अभी तक कुछ इसका इंफॉर्मेशन नहीं है. बट दिस इज द फ्यूचर प्लान कि वहाँ आपकी ई इनवॉइस की जो भी एक्टिविटी है मोबाइल में भी ट्रैक कर सकते हैं. ओके. वेदर प्रिंटिंग ऑफ IRN QR कोड ऑन ई इनवॉइस इज मैंडेटरी. यस, हमने लास्ट 1.5 आवर में यही समझा है कि यही दो चीजें हैं जो IRP से आती है और हमें वहाँ QR कोड एंड IRN नंबर मेंशन करना है. Okay. Is there anything apart from this to be mentioned in invoice? No. IRN and QR code is sufficient. Okay. You can see that printing of QR code is mandatory. However, printing of IRN is not compulsory, but there is no explicitly any communication from department they don't print IRN number. Hence, as a continuous practice, everyone is required to print IRN as well as the QR code. Okay. How can I know if the supplier is supposed to issue e-invoice? थोड़े स्लाइड्स पहले जब रोहित ने बताया था, जहाँ पर लिंक शेयर किया है, यहाँ पर वापस वो लिंक शेयर किया है कि मुझे चेक करना है मैं जिससे माल ले रहा हूँ वो ई इनवॉइस कंप्लायंट है कि नहीं है. बिकॉज इफ ही इज इशूइंग एन इनवॉइस व्हिच इज नॉट ए कंप्लायंट विद द लॉ, then there will be certain implications on you also, such as you can't claim ITC, your ITC would be reversed and all that stuff. So for a better understanding who is liable to generate e-invoice and not, government has come with a site. You can just go over here, put the GSTN number and check whether e-invoice is applicable or not. Okay. So similarly, there are other FAQ questions. If we move ahead, I think the last FAQ tab, you can see what is if the invoice dated is 31st December, the IRN is being generated on 3rd Jan, which return period would be reflected. So as an example, January दिया गया है. If dynamic QR code need to be printed on an invoice, no, if made available through digital display. So basically this is more related to B2C QR code जो हमको जनरेट करना है. वो अगर आपके पास डिजिटली अगर आप कुछ इनवॉइस शेयर कर रहे हो और उसमें QR code है, there is no need to print on the invoice. Okay. So similarly, I think there are more FAQs, but due to limitation of times and everything, we have just restricted ourselves. Now we are open to Q&A if any, and we would be happy to take the questions, and we will try our best to address those questions in a simple manner. I would request Mithilesh ji, please open the chat box or the question sessions so that we can answer one by one. थैंक यू अंकित जी और रोहित जी. ऑडियंस, अगर आपके कोई प्रश्न है, मुझे लगता है प्रेजेंटेशन आपके सामने किया गया है तो क्वेश्चन अभी तक हमारे पास कुछ ऐसे आए नहीं है. तो अगर कोई क्वेश्चंस आपके पास में है, आपको लगता है कि मुझे इस सेशन में पूछना है, तो प्लीज आप अपने क्वेश्चंस को Q&A में लिखें और हमारे जो एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं वो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे. और अगर आप 30 सेकंड में आपके प्रश्न नहीं आते हैं तो हम समझ लेंगे कि आपके पास कोई प्रश्न नहीं है.
और हम गो एड करेंगे। यस, सो अशोक जी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द पोजीशन फॉर हैविंग लेस देन 100 करोड़ कंपनीज रिगार्डिंग ई इनवॉइसेस। सो अगर 100 करोड़ बिलो है तो यू नीड टू वेट फॉर द 1 अप्रैल। गवर्नमेंट का अभी तक इसके ऊपर कोई लीगल नोटिफिकेशन नहीं है, बट एवरीवेयर दे आर सेइंग कि 1 अप्रैल से वो लोग सारी कंपनीज और इवन लेस देन 100 करोड़ कंपनीज के लिए भी ई इनवॉइसिंग को कंपलसरी कर देंगे। E-invoice is on real time for exports. Yes, e-invoice is real time for even exports as well. And for export transaction, you need to generate e-invoices before the goods will move exactly from your factory gate. So these are the two questions I can see till now in the chat box. So guys, if you have any more questions or कहीं पे भी आपको और कोई clarity चाहिए या process related कुछ clarity है, provision related कुछ clarity चाहिए, you can ask in the chat box. If yes, then how to generate e-invoices where they ask S bill? Can you, Vinod, can you more clarify on this? What is dynamic QR code, as the same is compulsory for B2B invoices, but the portal is not creating code for the client not having GST number. So again, मैंने जैसे पहले presentation में भी समझाया था कि B2C QR code आपको IRP पोर्टल से नहीं बनाना है। B2C QR code आपका इंटरनल ERP जनरेटेड और आपको या फिर थर्ड पार्टी से आप जनरेट करवा सकते हो। लाइक क्लियर टैक्स इज हैविंग द फैसिलिटी, जहां से आपको B2C QR कोड हम लोग आपके इनवॉइस पे प्रिंट करके प्रोवाइड कर सकते हैं। बट इन बिल्ड ई इनवॉइस ये जो B2C QR कोड है ये वहां पे नहीं आएगा, IRP पोर्टल से नहीं आएगा। हाउ टू जनरेट ई इनवॉइसेस वेयर दे आस्क शिपिंग बिल। सो ई इनवॉइसिंग, जब आप ई इनवॉइस बनाते हैं तो ई इनवॉइस के अंदर शिपिंग बिल डिटेल जो है वो ऑप्शनल डिटेल्स हैं, वो कंपलसरी नहीं है। सो शिपिंग बिल डिटेल तो आपका जब बनेगा जब आपका गुड्स पोर्ट पे पहुंच चुका होगा, और गुड्स को पोर्ट तक पहुंचाने के लिए पहले आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ई वे बिल जनरेट करने के लिए पहले आपको टैक्स इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, और एक वैलिड टैक्स इनवॉइस होने के लिए ई इनवॉइस होना कंपलसरी है। सो आप प्रोसेस अभी तक समझ पाए होंगे। अंकित जी थोड़ा स्लाइड बंद करेंगे ताकि थोड़ा सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। मृणाली जी, आप रिपीट कर पाएंगे, क्या बोल रहे हैं? आप स्टॉप कर दो शेयरिंग। या आई हैव डन दैट। डिलीवरी चालान के ऊपर ई वे बिल बनाना है, बट ई इनवॉइस नहीं बनाना है। और ई वे बिल ऑन अप्रूवल अगर है तो इवन उसके लिए भी ई वे बिल बनेगा, ई इनवॉइस नहीं बनेगा। सो विनोद जी का एक क्वेश्चन था एक्सपोर्ट रिलेटेड, वेदर शिपिंग बिल को कैसे उसको एंटरटेन करना है। रोहित, वो एड्रेस कर दिया है क्या? एक्चुअली हाँ, मेरा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम था। कर दिया। That is okay. So this has to be done on real time basis. There would be implications कि आपका जो booking amount है, because IRP में जो डेटा जाएगा वो INR में जाएगा। So आपका जो INR वैल्यू है वो रहेगा इनवॉइस डेट के दिन, बट इन टर्म्स ऑफ अदर कंप्लायंसेस आपकी जो शिपिंग बिल के दिन कस्टम्स के हिसाब से जो रेट्स है वो सेपरेट रहेगी। सो देयर विल बी अ डिफरेंस फॉर इट, बट एज ऑफ नाउ व्हेनेवर यू आर इशूइंग एन इनवॉइस एट द सेम डेट पे जो भी आपकी एक्सचेंज रेट है आपको वही यूज करनी है एज एन ऑल्टरनेट, and there would be some differences with respect to exchange rate that can be always explained to the department. If there is a notice coming why there is a difference, you can always say hey, this is because of exchange rate difference. Here I would suggest, because while generating an e-invoice for an export invoice, you please mention the foreign currency and the amount in foreign currency while pushing data to the IRP. Okay, so that आप बोल सकते हो कि मेरा जो foreign currency value है that is same, but the difference is due to exchange difference. और कोई क्वेश्चंस हैं ऑडियंस के? फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जब तक कोई क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं उस दौरान कि कल 2:30 पे हमारा और एक वेबिनार है, हाउ टू क्रिएट एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोसिस्टम फॉर जेम सेक्टर। और डे आफ्टर टुमारो फिर से यही सेमिनार जो हम अभी कर रहे हैं ये कंटिन्यू है 3:30 के टाइम पे। तो जिन लोगों ने कोई सेशन इसमें मिस किया होगा, मैं चाहूंगा कि आप उसमें दोबारा आए और चीजों को ठीक ढंग से समझ लें, जिससे आने वाले समय में आपको कठिनाई ना हो, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट टाइम है और तमाम चीजें आपको कंप्लायंस रिलेटेड काम कंप्लीट करने होंगे। तो हमारा निवेदन ये होगा कि आप जो है कल के वेबिनार में प्लस
डे आफ्टर टुमारो के वेबिनार्स में भी हमें ज्वाइन करें। और भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके चैट बॉक्स में, मैं चाहूंगा yes, I'm taking this one. I'm currently below 100 crore, but by my last invoice I crossed 100 crore. What is the situation in the next year? 100 crore. तो बेसिकली ये जो 100 करोड़ और 500 करोड़ टर्नओवर की हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये टर्नओवर आपको सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं देखना है। दिस 100 करोड़ टर्नओवर यू नीड टू चेक स्टार्टिंग फ्रॉम 2017 टिल डेट। तो अगर 17-18 पीरियड में अगर आपका 100 करोड़ क्रॉस हो गया तो आपको इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर 18-19 में क्रॉस हो गया या 19-20 में क्रॉस हो गया तो आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा। 2021 में अगर अभी आपका बिलो 100 करोड़ और पहले तक भी अगर बिलो 100 करोड़ था, बट जैसे ही इस ईयर में आपका 100 करोड़ अगर क्रॉस हो गया, सो फ्रॉम नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा कंपलसरीली। तो आपको ई इनवॉइस के लिए जो 100 करोड़ है वो पिछला कोई एक साल नहीं देखना है, आपको पिछले सारे ईयर्स देखने जीएसटी के। थैंक यू सो मच रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में डे आफ्टर टुमारो और भी कोई प्रश्न है तो हम फिर से मिलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम काफी हो चुका है। एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, दैट वी हैव टू परचेज क्लियर टैक्स एप्लीकेशंस देन ओनली वी कैन जनरेट ई इनवॉइसिंग। तो मैं चाहूंगा कि इसका आप उत्तर दे दें क्योंकि प्रश्न आ चुका है। Is that we have to purchase clear tax application then only we can generate e-invoices? सर ऐसा नहीं है कि आपको ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए क्लियर टैक्स परचेज करना ही पड़ेगा, बट क्लियर टैक्स इज गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म, क्लियर टैक्स इज गिविंग यू सम वैल्यू एडिशन सर्विसेज जहां से आप ई इनवॉइस सीमलेस वे में जनरेट कर सकते हो। आपको सिर्फ जनरेट और कैंसिलेशन के अलावा भी और भी बहुत सारे फैसिलिटीज मिलते हैं, लाइक रिपोर्टिंग सेक्शन हम लोग कवर करते हैं, रियल टाइम वे में हम लोग आपका डेटा वैलिडेट करते हैं बिफोर इट इज गोइंग ऑन द आईआरपी साइड, बिकॉज आईआरपी पे अगर कोई गलत डेटा पे ई इनवॉइस जनरेट हो गया और आपको पता नहीं चला अगर, तो फिर वो आपका रियल टाइम ट्रांजेक्शन बन जाएगा, रियल ट्रांजेक्शन बन जाएगा। सो क्लियर टैक्स वो भी वैलिडेट करता है आपके लिए, आपके कस्टमर को ईमेल करने जैसा काम या उसका रिपोजिटरी रखने वाला काम, बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर टैक्स आपके लिए एक वैल्यू एडिशन लेके आ रहा है। सो ई इनवॉइस जनरेट करना है आपको, मल्टीपल प्लेटफॉर्म में कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज करो, वहां से आपको ई इनवॉइस जनरेट करना ही है। द ओनली थिंग आपको वो एक देखना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आपको ज्यादा वैल्यू एडेड सर्विसेज दे रहा है, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए रोबस्ट है, रिलायबल है, जहां पे आपका डेटा सिक्योर है, प्लस आपका डेटा का रिपोजिटरी मेंटेन हो रहा है। सो ClearTax is the one of the best choice in the market as of now, because as Ankit told in between the session, ClearTax is the largest GSP in India. So largest GSP by means the number of connections we have with the GST website and the number of customer base we have in India as at this point of time. तो आपके लिए एक reliable source मिलता है for e-invoice generation. एक क्वेश्चन और है, what is implication if we generate IRN a day after? Yeah, if we generate IRN a day after, there is no such implication. आप एक दिन बाद में भी इनवॉइस जनरेट करेंगे तो भी चलेगा, बट जनरली आपको जो मंथ एंड है वहां पे थोड़ा प्रिकॉशन लेना है, बिकॉज मंथ एंड में अगर 31 तारीख का इनवॉइस है या 30 तारीख का इनवॉइस है जिसका ई इनवॉइस आप 1 तारीख को जनरेट कर रहे हैं, तो वो केस में जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा आपके GSTR 1 में या जो IRP पोर्टल से GST पोर्टल पे जो डेटा ट्रांसफर होगा वो 1 तारीख की डेट पे होगा, मतलब वो नेक्स्ट मंथ के GSTR 1 में चला जाएगा। तो थैंक यू सो मच अंकित जी, थैंक यू सो मच रोहित जी, और ऑडियंस में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि अगले वेबिनार में आप और भी जो आपके प्रश्न होंगे उसके साथ आप उपस्थित होंगे, अपने क्वेश्चंस के आप समाधान यहाँ से प्राप्त करेंगे। और मैं मिथिलेश पांडे, डायरेक्टर DJPC, हमारी कलीग मृणाली के साथ हम आप सबको एक बार फिर से नमस्कार करते हैं और फिर हम कल के वेबिनार से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकित जी, Thank you, Mithilesh ji. Thank you, Mithilesh ji. Thank you, Mrinali ji, for allowing us. Sure, we'll connect with more better connectivity, internet connectivity in the next session. And I would also like to thank CA Rohit Jain for smoothly conducting this session. Thank you, everyone. Thank you to all participants. Thanks a lot. Bye. Thank you. Thanks to all of you. Thank you, Mrinali ji. Thank you, Mithilesh ji. Thank you, Ankit.